This meeting is being recorded. अच्छा बच्चों, सो ये आपका क्लियर, ठीक है। इसके ऊपर हमने करना है जॉब सर्च और उसके बाद जॉब्स के ऊपर अप्लाई। पिछले वीक में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने जॉब फीड के अंदर जॉब को पढ़ना सीख रहे थे। हमने जॉब का टाइटल पढ़ लिया था, हमने उसकी प्राइसिंग, उसका एक्सपर्टीज का लेवल, एस्टिमेटेड बजट, कितनी देर पहले वो पोस्ट हुआ, कितने प्रपोजल उसको जा चुके हैं, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है, उसके बाद उसकी लोकेशन क्या है ये भी हमने देख लिया। उसको फ्रीलांसर्स ने क्या रेटिंग दी हुई है, ये जो स्टार्स नजर आते हैं ये आपको इसलिए नजर आते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट को जिन फ्रीलांसर्स के साथ इसने काम किया उसकी एवरेज रेटिंग क्या है। तो यहाँ लिखा है जी 4.86 स्टार्स बेस्ड ऑन 81 फीडबैक्स। 81 में से इसको ऑन 4.8 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब बहुत अच्छी रेटिंग है और ये क्लाइंट अच्छा ही होगा। इसी तरह इसने $400 स्पेंड किए और इसको 4.86 स्टार्स मिले हैं बेस्ड ऑन 3 फीडबैक्स। इसने अभी $0 स्पेंड किए हैं, इसलिए इसकी रेटिंग भी कोई नहीं है। इसने $700 स्पेंड किए हैं, इसकी रेटिंग 5 स्टार है, 5 आउट ऑफ 5, 7 फीडबैक्स। इसने $60,000 स्पेंड किए हैं, इसकी रेटिंग 4.98 है। किसी की 4 से नीचे रेटिंग तो फिर आप उसको ना अप्लाई करें। पता क्यों? क्योंकि 4 से कम रेटिंग वाले क्लाइंट्स जरा मुश्किल होते हैं काम करने के लिए, वो तंग करने वाले क्लाइंट्स होते हैं। यहाँ कोई ना कोई नजर भी आ जाएगा, हम नीचे चले जाते हैं। $200, $200, $3,000, लेकिन इसकी 4.4 है, ठीक है, विच इज गुड। 4 से प्लस वाला बिल्कुल ठीक है, 4 से कम होना वो वो काम खराब है, उसको जरा सोच समझ के आपने भेजनी है। ये देखें, इसकी 4.1 है, ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन फिर भी 4.1 क्यों है, सोचने वाली बात है। क्योंकि फ्रीलांसर क्लाइंट को रेटिंग बड़ी मुश्किल से देता है। क्लाइंट फ्रीलांसर को रेटिंग कम दे देता है बगैर सोचे समझे, लेकिन जब फ्रीलांसर क्लाइंट को कम रेटिंग देता है ना, तो वो बड़ा सोच समझ के देता है, उसका वाकई में बुरा एक्सपीरियंस होता है उसके साथ, क्योंकि उसने पैसे भी लिए। जैसा कि ये बंदा, अब इसके साथ काम करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसने दो दो ऑर्डर्स किए, 2 फीडबैक्स इसको मिले हैं क्लाइंट से, और उसको दोनों कम मिले हैं, इसलिए इसकी एवरेज रेटिंग 2.2 है। इससे इस तरह के बंदे को तो बिल्कुल भी अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि ये बाद में मुश्किल हो जाएगा। ये किसकी रेटिंग है यहाँ पे जो नजर आ रही है, ये है उस क्लाइंट की रेटिंग जो उसको फ्रीलांसर्स ने दी है, जिनके साथ वो ऑलरेडी काम कर चुका है। इसको 2 फीडबैक्स मिले हैं और दोनों कम मिले हैं, जिसकी वजह से एवरेज रेटिंग बैड है, इसकी 2 स्टार्स की रेटिंग है। तो जिसकी वजह से इस बंदे को आपने बिल्कुल भी बिड नहीं करना, आपने एहतियात करना है कि इसको नहीं भेजनी भाई बिड, क्योंकि ये जनरली तंग करने वाले क्लाइंट्स होते हैं। तो हमें पता चल गया जी, ये वाली सारी लाइन भी पता चल गई, लाइन पता चल गई, फिर उसके बाद ये भी पता चल गई और ये भी सारी पता चल गई। लास्ट में इसके आता है लोकेशन। मतलब है कि ये क्लाइंट किधर का है, किधर से जॉब पोस्ट हुई है। डेनमार्क से हुई है, जर्मनी से हुई है, आयरलैंड से हुई है, यूनाइटेड स्टेट से हुई है, यूनाइटेड स्टेट से हुई है। फिर उसके बाद अब ये तो थी इनिशियल रिक्वायरमेंट। ये सारी इनिशियल रिक्वायरमेंट आपको जब आपको एक दफा पता चल गया कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है हर चीज, तो आप विद इन 20 सेकेंड आप एक जॉब को रीड कर सकते हैं, शायद 20 सेकेंड से भी कम लगे। जैसा कि मैं एज एन एक्सपर्ट फ्रीलांसर इस प्लेटफॉर्म पे आके जब कोई जॉब देखता हूँ, यूएस डिजाइनर फॉर सेल्स एंड एक्सप्लेनर पेज, फिक्स प्राइस एक्सपर्ट, $200 बजट, 5 मिनट पहले पोस्ट हुई है, लेस देन 5 प्रपोजल है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, 4.8 की रेटिंग है और यूएस का बंदा है। दैट्स इट। कितनी देर लगी? 10 सेकेंड लगे मुझे सारा कुछ पढ़ने में। तो ये इन चीजों को पढ़ के आपके दिमाग में एक थोड़ी थोड़ी इमेज बनना शुरू हो जाए, अप्लाई करना है या नहीं करना, ठीक है। जब आप इतना कुछ ही पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं एटलीस्ट इसको मजीद पढ़ना है या नहीं पढ़ना। जब आप सबसे पहले आपने ये चीजें देखनी है, टाइटल, फिर उसके बाद टाइटल से आपको आइडिया हो जाएगा उसको क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर टाइटल ही, अब ये देखो, लुकिंग फॉर वेबसाइट डिजाइनर फॉर सीएमएस, अब आप HubSpot सीएमएस का काम नहीं करते तो आपने ये जॉब का और कुछ भी नहीं पढ़ना। इस तरह फुल स्टैक मर्न डेवलपर नहीं पढ़ना, यहीं पे छोड़ दो। क्रिएट एन इंटरनल प्राइवेट विजेट नहीं पढ़ना। शॉपिफाई लैंडिंग पेज डिजाइनर, जिपिफाई पेजेस, ये भी शॉपिफाई का काम है, नहीं पढ़ना। आंसरिंग प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ना। ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग वन पेजर विक्सर नहीं पढ़ना। विक्स वेबसाइट नहीं पढ़ना। फ्यूजन 360 एक्सपर्ट नहीं पढ़ना। गेट द यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पढ़ना। फिग्मा डिजाइनर पढ़ना है, इम्प्लीमेंट फास्ट ऑन फिग्मा, फिग्मा पे डिजाइन करना है, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। आपको टाइटल देख के ही पता चल जाएगा कि मैंने नहीं। नेक्स्ट डॉट जेएस डेवलपर नहीं पढ़ना। रेप्लिकेट ओल्ड ग्राफिक्स टू पुट एन ओल्ड टीज, ये पढ़ना है, ठीक है। ग्राफिक्स को रीडिजाइन करना है और टी शर्ट्स के लिए उसको ग्राफिक्स चाहिए। इसी तरह iOS AI ऐप डेवलपमेंट नहीं पढ़ना। सर्चेबल फिल्टरेबल ऑनलाइन टूल नहीं पढ़ना। रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं पढ़ना। लैंडिंग पेज इन वेब एंड मोबाइल पढ़ सकते हैं, देख चला कि इसको HTML CSS चाहिए या फिग्मा चाहिए। तो आपको
टाइटल देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि उस जॉब को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। फिर जब आपने टाइटल देख के फाइनल कर लिया कि यस ये वाली जॉब पढ़ने वाली है, जैसा कि ये फिग्मा वाली, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, ये वाली लाइन। फिक्स प्राइस एक्सपर्ट बंदा चाहिए, $350 का बजट है, 13 घंटे पहले पोस्ट हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ना है, कितने प्रपोजल गए, 10 से 15। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, कोई रेटिंग नहीं मिली इसको अभी तक, $200 से ज्यादा पैसे स्पेंड कर चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा है। यहाँ तक मुझे कोई रेड फ्लैग नहीं नजर आया। मैंने ये भी पढ़ लिया, बजट भी अच्छा है, प्रपोजल भी चले गए, ठीक है, 10 से 15। उसके बाद पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और कोई स्टार्स की रेटिंग इसकी है नहीं, लेकिन $200 स्पेंड कर चुका है, तो हो सकता है कि इसकी जॉब अभी चल रही है। जब ये चीजें अब आपने पढ़ ली, पहली चीज भी टिक हुई, दूसरी भी टिक हुई, तीसरी भी टिक हुई, चौथी भी टिक हुई, फिर आप इस जॉब पे क्लिक करके इसकी डिटेल पढ़ें। ये देखिए, अब इसकी इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल निकल आएगी, और ये लंबी डिटेल है, लंबी जॉब पोस्ट की हुई है उसकी। ठीक है, अब इस पेज के ऊपर क्या क्या पढ़ने वाली चीजें हैं, पहले तो मुझे आप ये बता दें कि इस पेज पे, मेन पेज पे जो पढ़ने वाली चीजें हैं, जिनमें टाइटल है, ये वाले उसके पैरामीटर्स हैं, कितने प्रपोजल जा चुके हैं, उसकी रेटिंग और उसका पेमेंट मेथड, और उसके पैसे कितने स्पेंड किए और उसकी लोकेशन, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई तो सारे बच्चे थम्स अप कर देते हैं, यस। अब हम मेन पेज पे आके जब जॉब्स की लिस्ट आएगी तो हमें देख के पता चल जाएगा किस जॉब को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। और जब पढ़ना है तो पहले टाइटल पढ़ना है, फिर उसके फीचर्स पढ़ने हैं, फिर उसके नीचे वाले पैरामीटर्स पढ़ने हैं, फिर उसकी लोकेशन और रेटिंग और पैसे देखने हैं, और फिर डिसाइड करना है कि अब मैंने इस जॉब को पूरी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो ये है इनिशियल स्कैनिंग। आप जब जॉब को आगे खोलते हैं तो एक इनिशियल स्कैनिंग बहुत जरूरी है, वरना आप हर जॉब पे अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपका क्या होगा, कनेक्ट्स वेस्ट होंगे। और कनेक्ट्स आर वेरी, आई वुड से, दिस प्लेटफॉर्म। तो आपने कनेक्ट्स को वेस्ट नहीं करना, आपने समझदारी के साथ, अकलमंदी के साथ पढ़ना है, जॉब को समझना है, और समझ आएगी तो ही अप्लाई करना है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ऑल गुड फॉर नाउ। थम्स अप प्लीज, एवरीबडी प्लीज थम्स अप। सारे बच्चे जो सो रहे हैं वो भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो सो रहे हैं प्लीज जाग जाएं। अच्छा जी, सो ये इनिशियल काम हो गया हमारा, हमने इनिशियल स्क्रीनिंग कर ली जॉब की, और इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद हमने ये वाली जॉब सेलेक्ट करके जब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे अब इसकी डिटेल खुल जाएगी। अब यहाँ पे एक पूरा पेंडोरा बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी मजीद डिटेल्स हैं जिनको हमने समझना है वन बाय वन। ठीक है, राइट के ऊपर पहले ये पैनल पूरा समझेंगे, ठीक है, ये राइट वाला, फिर उसके बाद ये लेफ्ट वाले लेंगे, फिर इसके नीचे जो पैनल्स आ रहे हैं इनके बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, इस जॉब पे मैं अप्लाई नहीं करूंगा, इस जॉब से सिर्फ मैं आपको जॉब स्टडी करना बता रहा हूँ, बाद में हम कोई एक आध जॉब सेलेक्ट करके उस पर अप्लाई भी करेंगे। इस पे क्यों नहीं अप्लाई करूंगा ये भी मैं आगे जाकर बता। अच्छा जी, सो पर्टिकुलर जॉब पे प्रपोजल भेजने के लिए आपको 6 कनेक्ट्स चाहिए। ठीक है, राइट साइड पे लिखा हुआ है कितने कनेक्ट्स चाहिए, सेंड अ प्रपोजल फॉर 6 कनेक्ट्स, अवेलेबल कितने, 169। ठीक है, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो यहीं पे आपको एरर आ जाएगा कि आपके अवेलेबल कनेक्ट्स कम है, तो आप इस जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी नीचे फिर आ गया पेमेंट मेथड वेरीफाइड, वही वाली बात जो पेज 1 पे भी लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ वहां पे ये नहीं लिखा था कि कितने कनेक्ट्स लगेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 6 कनेक्ट्स लगेंगे। इसी तरह ये जीरो की अभी रिव्यूज है, क्योंकि एक हायर किया इसने और वो एक्टिव है इस वक्त। ये इस एक्टिव का क्या मतलब, अब इसकी प्रोसेस में है, $2-4 लग गए, हो सकता है अर्ली रेट और मजीद अभी पैसे वो डालता है और वो जॉब चलती रहेगी। तो 1, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा है, और यूनाइटेड स्टेट्स की किस, उसके अंदर किस एरिया से है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी कितनी ज्यादा स्टेट्स हैं, ये हैमिल्टन का है, 6:33 हुए। ठीक है, हैमिल्टन का बंदा है, वहां 6:33 सुबह के हुए। अब यूनाइटेड स्टेट्स के ही लोगों के डिफरेंट टाइमिंग्स होंगी, ये यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा है, ये है जी, ये भी हैमिल्टन का है, ये भी 6:33 हुए हैं, ये किधर का है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स में टाइम फर्क भी हो सकता है, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में डैनविल का है और वहां 3:34 हुए। तो जरूरी नहीं कि हर यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा सेम टाइम जोन में बैठा हो, यूनाइटेड स्टेट्स के बंदे ही डिफरेंट टाइम जोन में हो सकते हैं। टाइम जोन क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई खास चीजें रिप्रेजेंट नहीं करती, सिर्फ ये कि उसके मुल्क में इस वक्त सुबह हो सकता है वो जाग रहा हो, उसके मुल्क में इस वक्त रात हो सकता है वो जाग रहा है या ना जाग रहा हो, लेकिन फिर भी आपको सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो जाग रहा है या नहीं जाग रहा। ये तो उसके डिपेंड करता है ना कि वो रात को काम करता है या दिन में काम करता है या कब काम करता है, लेकिन ये फिर भी आपको थोड़ा सा गैस दे देगी, रफ गैस, कि उसके मुल्क में अभी बहुत सुबह सुबह मोस्ट प्रॉब्ली अभी वो उठा ही नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली, अगेन नॉट 100% श्योर। उसके बाद नीचे आता है कितनी जॉब्स पोस्ट की है, इसने 3 जॉब्स पोस्ट की। ठीक है, 3 में से एक पे तो हायरिंग कर चुका है ये, और 2 इसकी जॉब्स ओपन पड़ी हैं, जिनमें से एक हमने खोली हुई है, कोई एक आधी जॉब इसकी और ओपन होगी, वो नीचे जाके हम देख सकते हैं, ये नीचे इसकी एक और जॉब ओपन है। नेक्स्ट डॉट जेएस डेवलपर आ रहा था, वो ये इसी का ही था, ये अगली जॉब इसी की है, नेक्स्ट डॉट जेएस डेवलपर।
ये जॉब ओपन है, ठीक है, ये सेम क्लाइंट की जो दो जॉब्स ओपन है, तो ये भी हमें पता चल जाता है कि एक ही क्लाइंट की जॉब्स ओपन है या नहीं। तो इसने इस यहाँ पे लिखा है 2 ओपन जॉब्स, 3 जॉब्स टोटल पोस्ट की हैं, 2 ओपन पड़ी हैं, एक पे इसने हायरिंग कर ली, तो इसका 100% हायर रेट होना चाहिए यहाँ पे इस वक्त के लिए। लेकिन सिंस इसकी 2 जॉब्स अभी ओपन पड़ी हैं और उस पर कोई बंदा हायर नहीं हुआ, इसलिए वो 34% रेट दे, ये 3 में से एक पे हायरिंग की है इसने, लेकिन दो पे जो जब तक 2 क्लोज नहीं होंगी तब तक इसका एक्चुअल 34% रेट नहीं होगा। अभी इसका रेट ऊपर जा सकता है, ये दोनों जॉब्स पे भी हायर कर ले, इस पे भी कर ले, उस पे भी कर ले, तो इसका 100% हायर रेट हो जाए। तो हायर रेट क्या होता है, ये वाली बात बड़ी समझने वाली है। ये आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीट्रिक है जो आपकी हेल्प करेगा जॉब पे अप्लाई करने या ना करने में। यहाँ पे लिखा होगा कि इस बंदे ने टोटल जॉब्स कितनी पोस्ट की हैं आज तक, तो ये वाला बंदा 3 जॉब्स पोस्ट कर चुका है। फिर नीचे लिखा है कि कितने परसेंट जॉब्स आउट ऑफ 3, कितने परसेंट जॉब्स पे ये हायर कर चुका है। आउट ऑफ 3 ये 34% जॉब्स पे हायर कर चुका है, विच इज वन वन जॉब। ये 3 में से एक कर चुका है। अगर यहाँ पे इसकी 2 ओपन जॉब्स ना होती तो फिर इसका हायर रेट बहुत बुरा था। 3 में से एक पे हायर कर रहा है, विच इज ओनली 34%, यानी कि 3 जॉब्स पोस्ट करता है और तीनों में से 2 पे तो हायर ही नहीं करता, एक पे जाके हायर करता है। तो इसका हायरिंग रेट कम था, तो फिर हम शायद ना अप्लाई करते कि यार ये तो बंदा नॉन सीरियस भी हो सकता है, या एवं जॉब्स पोस्ट करता रहे। लेकिन ये बंदा इस बंदे के बारे में हम ये वाली बात नहीं कह सकते कि ये नॉन सीरियस है। क्यों? क्योंकि इसकी 3 में से एक जॉब तो इसने हायर कर ली, 2 इसकी अभी भी ओपन पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हो सकता है ये 2 पे भी हायर कर ले और इसका हायरिंग रेट 100% हो जाए। तो ये बात अगर आपको समझ आए हायर रेट होता क्या है, जॉब्स पोस्टेड और हायर रेट का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, और ऊपर क्या मतलब है, तो ये बात हम सब कर लें। नहीं समझ आई तो सवाल पूछ सकते हैं, यहीं पे सवाल पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड एवरी वन शुड नो कि ओपन जॉब्स, हायर रेट और जॉब्स पोस्टेड का आपस में क्या ताल्लुक है, ये तीनों चीजें कैसे इंटर रेलेवेंट है, और ये कैसे आपकी हेल्प करती हैं डिसाइड करने में कि आपने बिड करनी है या नहीं करनी। हैंड रेज किया जी, नादिया। जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये 3 जॉब्स पे तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा जॉब्स होंगी तो इसका कोई फॉर्मूला बना सकते हैं हम? लिखा होगा यहाँ पे, आपको नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत, यहाँ लिखा होगा सामने, कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा होगा 50 जॉब्स पोस्टेड एंड 70% हायरिंग रेट। जी सर। तो वो आपने जनरली जेन में ये रख सकते हैं कि अगर किसी बंदे का हायर रेट लेस देन 70 है तो मैंने नहीं अप्लाई करना। जनरल अपने जेन में एक आइडिया रख सकते हैं। अब इसका लेस देन 70 है लेकिन फिर भी हम अप्लाई करने का सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी दो टोटल तो 3 जॉब्स है। अब इसमें बेसिक सा नंबर तो हम खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि 2 तो ओपन ही पड़ी है, तो जी 2 सर। ओपन में से एक उसने हायर कर लिया, इसका मतलब है वो तो हर जॉब पे ही हायर, वो तो अब इस या तो ये 2 जॉब्स भी क्लोज हो चुकी होती, फिर लिख के आता 3 जॉब्स पोस्टेड 34% हायर रेट, हम कोई और जॉब खोल के देखते हैं। जैसा कि ये बंदा है, अब इसने 13 जॉब्स पोस्ट की हैं, सिर्फ एक जॉब ओपन है, ठीक है। 13 में से 12 जॉब्स, इसका मतलब है पास हो चुका, और उनमें से सिर्फ 62% हायरिंग रेट है, विच इज अ लो रेट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं जी यार ये सर। बंदा जॉब बहुत पोस्ट करता है, हायर बहुत थोड़े लोगों को करता है, जी सर। इसलिए इसलिए मैं इसको नहीं बेट करूंगा, ठीक है। जी। ये 13 में 9 लोगों को हायर कर चुका है, एक जॉब ओपन पड़ी है, ये कितने हो गए 10, ये देखो 9 हायर्स लिखा हुआ है। 13 में जी। से 9 को हायर कर चुका है, एक जॉब ओपन पड़ी है विच मीन्स 10, और 2 को इसने नहीं हायर किया, तो ये भी कोई खास बैड रेट नहीं है। ये जी सर। इस 9 से 3 अभी एक्टिव पड़े हैं, शायद इस वजह से इसका हायरिंग रेट थोड़ा कम नजर आ रहा है। इसी तरह किसी और बंदे पे चले जाते, ये बंदा 8 जॉब्स पोस्ट कर चुका है, एक जॉब सिर्फ ओपन है, ठीक है, 0 एक्टिव है इसकी, और इसका सिर्फ 50%। अब इसका बड़ा लो है रेट। अगेन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिसका हायरिंग रेट कम है उसको आपने बिड नहीं करना, हो सकता है कि वो बंदा ना हायर करे, आपको बाद में आपके कॉन्टैक्ट्स वापस आ जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि जिस बंदे का हायरिंग रेट बहुत ही थोड़ा हो, 20% 30% हायरिंग रेट हो, उस तरह के बंदे को बिड करना इज नॉट वर्थ इट, कि अगर उसने जॉब क्लोज ही कर देनी, आपकी मेहनत तो सारी जाया हो जाएगी ना, चाहे आपको कनेक्ट्स वापस आ जाएंगे, लेकिन आपकी मेंटल एनर्जी तो कंज्यूम हो जाएगी। जी सर। इसलिए मैं, जिसका ज्यादा ही लो हो, 22%, 20%, 30%, उसको नहीं आपने अप्लाई करना। जिसका 50% से ज्यादा हो या 50% हो, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जनरल सी बात बताइए, मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ज्ञान। बहरहाल खैर आपको पता चल गया कि कितनी जॉब्स पोस्ट है, कितनी ओपन है, और कितना परसेंट उसका हायरिंग रेट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। जी, थैंक यू सर। अच्छा जी।
अभी ना उधर इस वक्त जरा पीक टाइम है। अमेरिका में सुबह के 6, 7, 8 बज रहे हैं, किसी स्टेट में 8 बज रहे हैं, किसी में 7 बज रहे हैं, किसी में 3 बज रहे हैं, किसी में 5, किसी में 9 बज रहे हैं। इस वजह से इस वक्त इज द पीक टाइम ऑफ द क्लाइंट्स। जो वीकेंड पे ऑफ पे गए हुए थे, अब वो मंडे को ऑफिस में आ रहे हैं, ऑफिस में आके बैठ रहे हैं मंडे मॉर्निंग। तो ये इज अ पीक टाइम इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसलिए मुझे भी क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आपकी क्लास के दौरान। दिस इज अ हर मंडे को शाम के टाइम मेरी प्रोफाइल जनरली बिजी होती है, क्योंकि मंडे की हमारी शाम के टाइम उनकी मॉर्निंग होती है, और वहाँ पे लोग जागना शुरू होते हैं। जागते सार ऑफिस में आते हैं, या कोई बंदे का होम ऑफिस है तो उठ के सिस्टम पे बैठता है, तो देखता है कि मैंने क्या प्रोग्रेस की है या क्या अपडेट की है, तो वो लोगों को रीच आउट करता है। वो बहुत सीरियस लेते हैं वीक के स्केड्यूल को, बहुत सारे अमेरिकन। अच्छा खैर, हमने देख लिया कि इसके 3 जॉब्स पोस्टेड हैं, हायर रेट भी देख लिया। टोटल ये $240 स्पेंड कर चुका है। एक हायर इसने किया है वो एक्टिव जॉब की, और ये अभी मार्च 2023 में ही इसने साइन अप किया है। तो इट्स अ वेरी न्यू क्लाइंट ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, 10 मार्च को इसने साइन अप किया, 3 दिन हुए इसको साइन अप किए हुए, और $240 स्पेंड भी कर दिए इसने। और 2 बंदों, एक को हायर भी कर चुका है, 2 को मजीद हायर करना चाहता है। तो ये बंदा मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा है, और इसको बिल्ड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे अभी तक का कोई भी रेड फ्लैग नहीं आया इस बंदे की तरफ से। इसकी हमने जितनी रेड फ्लैग आई मीन के कोई ऐसी चीज जिससे हमें लगे कि नहीं नहीं यार, ये बंदे को मैंने बिल्ड नहीं करना, ये बंदा सही नहीं लगा। तो मुझे इसकी कोई भी एक ऐसी चीज नहीं लगी जिससे मुझे ये ऑफ लगे, क्योंकि इसका टाइटल भी हमसे अलाइन था, इसका बजट भी अच्छा है $350, ये फिक्स प्राइस जॉब है। तो एक्सपर्ट बंदा चाहिए, 13 घंटे पहले पोस्ट हुई है, स्पेंड कर चुका है, पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है, 10 से 15 प्रपोजल चले गए, सारी चीज के लिए हमारे साथ अलाइन कर रही है। नन ऑफ रेड फ्लैग्स, ऑल ऑफ दीज आर ग्रीन फ्लैग्स, मुझे जो कह रहे हैं कि अप्लाई करो। अच्छा आगे चलते हैं, एसेंस भी नजर आ गया। अब नीचे उसकी प्राइस है $350 फिक्स नजर आ रही है। एक्सपर्ट बंदा चाहिए, उसने लिखा आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। तो एक्सपर्ट होगा ये। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं अच्छा, अगर आप बिगिनर है और आप नहीं है कि आपको इस जॉब पे अप्लाई करना चाहिए, तो आप ना करें। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको 2 साल से ऊपर हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और चाहे आप अपवर्क पे न्यू हैं, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए सैंपल्स अच्छे हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। भाई मेरे क्लाइंट्स को इंतजार करें, माशाल्लाह। अच्छा खैर, तो हमने अभी तक सारी चीजें जो है, उसके बाद ये जो टॉप पे नजर आ रहा है, ये सारा एक्चुअल जॉब की डिटेल्स ये है, इसको क्या बनना चाहिए ये, और ऑल ऑफ दिस इज द जॉब, एक्चुअल जॉब ये है कि इस एक्सपीरियंस वाला बंदा इसको चाहिए। अब जरा आगे चलते हैं। इसने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है जो कि हर बंदा नहीं ऐड करता अपने अपने उसमें, अपनी जॉब में। वो क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अपवर्क पे जब आप कोई ओपन करते हैं, तो आपके पास उसका जॉब की डिटेल यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, कितने प्रपोजल जाए, कितने कनेक्ट्स जाएंगे, कितने कनेक्ट्स अवेलेबल हैं, क्लाइंट के बारे में डिटेल, उसका पेमेंट मेथड, उसके रिव्यूज, उसकी कंट्री, उसकी सिटी, उसने कितनी जॉब्स पोस्ट की, उसका हायरिंग रेट क्या है, कितनी ओपन है, कितने पैसे स्पेंड कर चुका है, कब से साइन अप किया उसने, ये सारी चीजें तो आती हैं। उसका बजट क्या है, वो किस लेवल का बंदा चाह रहा है हायर करना, ये भी आता है। पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन भी आती है, कहाँ कहाँ से वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी लिख के आ रहा है। अगर वो किसी एक मुल्क से एक्सेप्ट कर रहा होता तो यहाँ लिखा होता सिर्फ यूएस के बंदे अप्लाई करें, तो हमने फिर नहीं अप्लाई करना था। इसने वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है, तो ये भी बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है। यहाँ से देख लेना कि एक एप्लीकेशन कहाँ से है, ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन ले तो एलिजिबल है इसके लिए। फिर इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे पढ़ने की अभी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाली विंडो भी हमने देख ली। उसके बाद ये जो विंडो है ना, इसके अंदर लिखा है यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हेन सबमिटिंग अ प्रपोजल। ये चॉइस होती है क्लाइंट के पास, हर क्लाइंट नहीं ऐड करता। जैसे कि हम ये खोलते हैं, अब इस बंदे की हम जॉब देखते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं ऐड किया हुआ। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे वो वाली विंडो है ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल बी आस्क्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरह यहाँ देख लेते हैं इस जॉब के अंदर, अगर हम नीचे आते हैं, लोड होने लो, देखो यहाँ एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप बिड करेंगे कि इस बंदे ने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए। अब ये 5 क्वेश्चंस क्या हैं, ये ऐसे सवाल हैं जो उसने जरूरी कर दिया कि जो भी बंदा मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अप्लाई करे, वो इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दे। ये क्लाइंट के पास ऑप्शनल होता है, चाहे वो कोई क्वेश्चन भी ना ऐड करे, चाहे वो 5 क्वेश्चन ऐड कर दे, 10 क्वेश्चन ऐड कर दे, चाहे वो एक क्वेश्चन ऐड कर दे। तो हमने कोई क्वेश्चन के बगैर वाला भी देख लिया, एक ने कोई एक क्वेश्चन नहीं ऐड किया था, एक का हमने एक क्वेश्चन देख लिया। इट्स लाइक अ शॉर्ट इंटरव्यू, जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका शॉर्ट इंटरव्यू है ये।
ठीक है, अब वो शॉर्ट इंटरव्यू में कौन से 5 सवाल पूछेगा आपसे? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद फिग्मा एंड कैन यू शो एग्जांपल्स? देखो उसका पहला सवाल ही है, मैंने आपको कहा था कि प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस हो या ना हो, किसी जॉब इंडस्ट्री का हो या ना हो, पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। अब उसने पहला सवाल ही पोर्टफोलियो का किया है कि आपका फिग्मा के अंदर क्या एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ एग्जांपल्स दिखाओ। पहला सवाल उसका ये है। सो अगर आपके पास फिग्मा की एग्जांपल्स नहीं है, डिजाइन के सैंपल्स नहीं है, तो फिर आप इस जॉब पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है। उसने ऊपर भी अपनी जॉब के अंदर मेंशन किया है कि मुझे रिक्वायरमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोफिशिएंसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसको साथ ही साथ उसने एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी ऐड किए एक्स्ट्रा। ही मेड श्योर कि बंदा इररेलेवेंट मुझे ना अप्लाई करे, ठीक है। फिर उसने कहा हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी। अब मैं इस वजह से कह रहा था कि अगर आपके पास नहीं है अच्छा पोर्टफोलियो, तो आप इस जॉब पे नहीं अप्लाई करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब आप सारी उम्र वो जॉब ढूंढते रहे जिसने पोर्टफोलियो नहीं मांगा हुआ। जिसने पोर्टफोलियो नहीं मांगा हुआ वो भी आपके सैंपल्स देखेगा, क्योंकि सैंपल्स के बगैर काम दे ही नहीं सकता आपको। रिसेंटली मैंने अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाली थी कि पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है, चाहे आप जिस भी इंडस्ट्री से, मैं वही वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ अपने वीडियो वाले, आपने जिस भी इंडस्ट्री में से कर रहे हैं आप, उसमें पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। जैसा कि आप क्या किसी ऐसे मिस्त्री को अपना घर बनवाना पसंद करेंगे जिसका ये पहला प्रोजेक्ट हो? कभी भी नहीं। आप कहेंगे कि यार मैंने इतने पैसे लगाने हैं, घर बनवाना है, मेरा घर अच्छा बने, मैं कोई एक्सपीरियंस बंदा लेके आऊँ। तो इसलिए बिगिनर बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात आप सोच लें, समझ लें। लेकिन बिगिनर का मतलब ये नहीं है कि आप आज शुरू कर रहे हैं तो आप अब बिगिनर ही होंगे कल भी परसों भी। आपके पास चॉइस है, आप आज से बैठ के अपने पोर्टफोलियो पे दम लगाना शुरू करें। मैंने आपको 4-5 तरीके बताए। मैंने आपको प्लगइन उसके थ्रू, यूआई किट्स के थ्रू भी बताया डिजाइन बनाना। मैंने आपको यूआई किट्स के बगैर भी बताया, ठीक है। एप्लीकेशन का डिजाइन हमने यूआई किट के बगैर किया था, वेबसाइट के डिजाइन हमने यूआई किट्स के साथ किए थे। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों तरीके हैं डिजाइन करने के। मैंने आपको अपने दिमाग से आइडियाज जनरेट करना भी बताया, इंटरनेट से आइडियाज भी देखना बताया। मैंने आपको मल्टीपल सैंपल्स भी ओवरव्यू करवाए कि इसमें ये आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर लें, फॉन्ट्स चेंज कर लें, सीक्वेंस चेंज कर लें, आपका अपना डिजाइन होगा। आप आज बैठे, आज बैठ के एक फिग्मा का सैंपल बना दें, कल बैठे कल एक सैंपल बना दे, परसों बैठे परसों सैंपल, 7 दिनों में आपके पास 7 सैंपल हो जाएंगे। वंस यू हैव 7 गुड सैंपल्स, आप इस तरह की जॉब पे बगैर परेशानी के अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 7 गुड सैंपल्स। इफ यू हैव 7 गुड सैंपल्स ऑफ वन टूल, यू कैन अप्लाई ऑन दीज काइंड ऑफ जॉब्स। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये जॉब एक्सपायर हो जाएगी तो दोबारा ऐसी कोई जॉब आएगी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी और जॉब्स आएंगी, ठीक है। लेकिन आप जब भी बैठेंगे, यकीन करें हर बंदा आपसे सैंपल मांगेगा, हर बंदा आपका काम चाहेगा। अगर आपने काम नहीं किया हुआ तो कोई स्कोप नहीं है भैया आपका, अनफॉर्चुनेटली। प्लेटफॉर्म्स इसी बेसिस पे काम करते हैं, वो बंदा आपको पर्सनली जानता भी नहीं है, आपकी शक्ल भी नहीं देखी उसने, और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपके पास कोई रिव्यूज वगैरह नहीं है, तो फिर वो किस चीज पे ट्रस्ट करे? उस ट्रस्ट के लिए सैंपल जरूरी है। और वो सैंपल डमी सैंपल्स भी हो सकते हैं, या किसी क्लाइंट के काम भी हो सकता है, या कोई लाइव वेबसाइट भी हो सकती है जो आपने बनाई हो, वो दिखाना बहुत जरूरी है। अब ये इसने पहला सवाल ही ये पूछा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद फिग्मा एंड कैन यू शो सम एग्जांपल। अब ये मैंने जब शुरू में कहा था कि हम इसको शायद नई जॉब पे बिट करेंगे, तो उसकी एक वजह ये थी जो इसने ये वाला क्वेश्चन मेंशन किया, तीसरा। पर फिलहाल के लिए हम बाकी सवालों को पढ़ते हैं। हाउ डू यू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन योर फिग्मा इम्प्लीमेंटेशन वर्क? इतना अच्छा सवाल है उसका, कि आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपके फिग्मा के डिजाइन एक्यूरेट भी हों और कंसिस्टेंट भी हों। तो आप इसे कह सकते हैं, फॉर कंसिस्टेंसी आई मेक श्योर दैट आई यूज योर ब्रांड गाइड। आई ऑलवेज यूज द ब्रांड्स, फॉन्ट्स, लोगो, colors, and then I make like a standard of font size, of font style. So I make like a short brand guideline for myself to work on the design. Then I make sure that I use that brand guideline on all of the designs, on all screens, so the designs stay consistent and accurate. अब इसका short आंसर ये, ठीक है, 2 लाइनों का, 3 लाइनों का। इस तरह इसने कहा, have you created design systems or component libraries in Figma? अब अगर आपने कोई कंपोनेंट लाइब्रेरीज नहीं बनाई और आपने डिजाइन सिस्टम नहीं बनाए, तो आप इसको रिप्लाई नहीं कर सकते। अब ये इस बात का मतलब क्या है? कंपोनेंट लाइब्रेरी हमने देखा था, डॉक्यूमेंट एसेट्स हम बनाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड फॉन्ट्स हो गए, हेडिंग वाला, जैसे मैंने एप्लीकेशन डिजाइन वाला आपको दिखाया था, रेस्टोरेंट्स वाली एप्लीकेशन, हमने स्टैंडर्ड हर चीज का बना लिया था डिजाइन करने से पहले। हमने हेडिंग का भी एक स्टैंडर्ड बना लिया, हमने बॉडी टेक्स्ट का भी बना लिया, हमने टाइटल टेक्स्ट का भी बना लिया, हमने कलर्स भी बना लिए। तो वो जो कंपोनेंट्स के डॉक्यूमेंट एसेट्स के हमने बनाए थे, उनको ये कंपोनेंट कह रहा है, और उसी को डिजाइन सिस्टम कह रहा है। तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकते हैं कि ये मेरे 5 डिजाइन है, इन सब में देखो ये 5 डिजाइन में मैंने एक डॉक्यूमेंट एसेट्स बनाए हैं, उसमें मैंने फोर्ट्स कैरेक्टर्स डिफाइन किए हैं, मैंने कलर्स डिफाइन किए हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, उसकी यहाँ पे काफी होगी,
ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा डू यू हैव एक्सपीरियंस विद वेब डेवलपमेंट टेक सच एज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। उसने ये कहा है कि अगर तो है नहीं तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप उसे बता सकते हैं आई डू नॉट हैव I cannot write HTML CSS or JavaScript, but I am familiar with the website development technologies and I make sure that my design is easily implementable। बस इतनी सी बात कि मैं जो डिजाइन बनाऊंगा वो क्लाइंट डेवलपर को कोड करने में मुश्किल ना हो। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा इंक्लूड अ लिंक टू योर डिजाइन पोर्टफोलियो। दोबारा मांग रहा है वो आपसे। पहला सवाल भी तकरीबन इसी से रेलेवेंट था और लास्ट सवाल भी तकरीबन इसी से रेलेवेंट है कि आप अपना डिजाइन पोर्टफोलियो। यहां तक आपको अगर ये बात समझ आ गई, अब सिर्फ ये एक प्रपोजल हमने पढ़ा है, उसी के अंदर हमने 5 चीजें सीखी हैं। तो वो इस तरह के सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसी के अंदर हमने उस क्लाइंट के बारे में पढ़ना देख लिया, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन ले रहा है ये देख लिया, उसकी जॉब को अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये चीज हम लास्ट पे पढ़ते हैं, ये चीज हम लास्ट पे पढ़ते हैं। ये जो सारी चीजें आपको बताएंगे ये आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि 3 घंटे लग गए यही चीजें पढ़ने में। जब आप 10-15 देंगे तो ये काम जो सारा मैंने किया है, पिछला पूरा लेक्चर स्पेंड किया है, आज का पूरा लेक्चर स्पेंड किया है, ये इसीलिए स्पेंड किया है कि आपको नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब खोलें तो आप 2 मिनट में ये आइडेंटिफाई कर लें। जैसा कि ये जॉब खोली, अब आप देखें मैं आपको एज समबडी एक्सपर्ट ऑफ दिस UI जिसने ये काम पहले कई दफा किया है, आप पहली दफा कर रहे होंगे या दूसरी दफा तीसरी दफा, आपको टाइम लगेगा। लेकिन समबडी जो रूटीन पे करता है, जैसा कि मैंने जॉब देखना शुरू की, कोई जॉब, मैं जरा इसको रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा शुरू से जॉब्स पढ़ना शुरू करता हूँ। तो ये एक जॉब आपके सामने सेलेक्ट करूंगा और उसकी सारी डिटेल पढ़ के आपको 2 मिनट में बताऊंगा कि मैं इस पर बिड करूंगा या नहीं करूँ, ठीक है। पर वो मैं अभी आपको अपने तरीके से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेक सजेशंस फॉर अ बेटर डिजाइन ऑफ आवर वेबसाइट, $20,000 स्पेंड, लेस देन 5 प्रपोजल, जर्मनी का बंदा है, $30 से $50 देने को तैयार है। We need to increase the speed of the website। अब ये इसको स्पीड ऑफ द वेबसाइट इंक्रीज करनी है तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते, ये डेवलपर का काम है, लेकिन हम इसके वेबसाइट को लाइट वेट बना सकते हैं। बहरहाल मैं इसको नहीं अप्लाई करूंगा। फुल स्टैक मर्न डेवलपर, क्रिएट एन इंटरनल प्राइवेट विजेट, शॉपिफाई लैंडिंग पेज, आंसरिंग प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन, छोड़ दो ये सारे पहले पढ़े हुए हैं। अब मैं आपको इसका आसान तरीका भी आगे बताऊंगा कि आप किस तरह से रेलेवेंट जॉब्स आपको नजर आए। इसका मैं आज आपको फिल्टर लगाना भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए बगैर फिल्टर लगाए मैं सिर्फ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह जॉब्स नजर आती हैं और कौन सी आप सेलेक्ट करते हैं। कौन से वेबसाइट, लैंडिंग पेज इन वेब एंड मोबाइल, अच्छा जी, फिग्मा, लुकिंग फॉर लैंग्वेज। फिलहाल आप पहले कीवर्ड्स देखते हैं, देखो ना, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इग्नोर कर दो, ठीक है। आपको कीवर्ड्स ही पता चल जाता है, आपको पूरी जॉब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन विद बेसिक स्टाइल, अब मैं इलस्ट्रेशन का काम करता हूँ, मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। विक्स डेवलपमेंट, वर्जन स्पेशलिस्ट, मोशन HubSpot, वेब डिजाइनिंग, वेब डेजिंग, डिजाइन भी स्पेलिंग गलत लिखी है। अपडेट एंड रीडिजाइन माय वेबसाइट, मूव बाय होस्ट डेटा, नहीं करना बाय होस्ट डेटा। लुकिंग टू क्रिएट आउटस्टैंडिंग वेबसाइट फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर माय ब्रांड एक्सपर्टीज, ये ग्राफिक डिजाइनर है, इसको वेबसाइट चाहिए। एलिमेंट और भी उसने लिखा हुआ है, UX UI नॉलेज नीडेड, आई नीड टू गेन न्यू क्लाइंट्स थ्रू माय वेबसाइट, इसको ये वेबसाइट लाइव चाहिए तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर। UX वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिजाइन, आई लाइक टू हैव एक्सपर्ट टू रीडिजाइन माय वेबसाइट और बिल्ट इन, अब ये इसमें डिजाइन हुई है तो इसको मैं नहीं करूंगा। देखो मैं किसी जॉब में टाइटल पढ़ के फौरन डिस्क्रिप्शन पढ़ने लग जाता हूँ, किसी जॉब में मैं टाइटल पढ़ के ये वाली चीजें पढ़ता हूँ, तो मुझे क्योंकि टाइटल पढ़ के ये अंदाजा हो जाता है ये मेरे से रेलेवेंट है या नहीं है, या आपसे रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्किम थ्रू करना आता हो जॉब्स के दौरान। अगर आप हर जॉब को पूरी को पढ़ के फिर डिसाइड करेंगे तो फिर आपका सारा दिन इसी में लग जाएगा, आपसे जॉब ही नहीं सिलेक्ट होगी। तो इसलिए आपको क्विकली नेविगेट करना आना चाहिए कि जल्दी जल्दी मैं टाइटल पढ़ूं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ूं, कीवर्ड्स पढ़ूं और मुझे पता चल जाए कि नो 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 ये मेरे से रेलेवेंट है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट नॉट रेलेवेंट, सास नॉट रेलेवेंट, ठीक है। इसी तरह कस्टमर जर्नी मैपिंग नॉट रेलेवेंट, डेवलपर पार्सिंग नॉट रेलेवेंट, रैंक वेबसाइट, क्रिएटिंग ऑटो पोस्टर, करेंसी कन्वर्टर, शॉपिफाई VA, डेवलप एलिमेंटर प्रो नो, ठीक है। अर्जेंट टेस्ट एक्विजिशन सॉफ्टवेयर, अब आप देखें इसका बहुत ही आसान तरीका पता क्या है कि आप अपनी जॉब्स को सिर्फ एक फिल्टर लगाने से ही जॉब्स काफी हद तक रेलेवेंट आना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पे सर्च करें फिग्मा, ठीक है। जैसे आप फिग्मा सर्च करेंगे तो एक सिर्फ बेसिक सा सर्च लगाया हमने तो 3153 जॉब्स है, और या तो टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं फिग्मा मेंशन होगा तो ये दिखाएगा, ठीक है, वरना नहीं दिखाएगा। तो अब इसमें भी फिग्मा मेंशन्ड है,
इसमें भी मेंशन्ड है, इसमें भी मेंशन्ड है, इसमें भी मेंशन्ड है, इसमें भी मेंशन्ड है। अब लेट्स से ये वाली जॉब है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए, नीड एन एक्सपर्ट यूआई डिजाइनर फॉर रीडिजाइनिंग, ये वाला प्लेटफॉर्म उसने रीडिजाइन करवाना है। फिग्मा डिजाइनिंग का काम है, 8 कनेक्ट्स इस पे लगेंगे अप्लाई करने में। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, लेकिन अभी उसको कोई वो नहीं मिला, फीडबैक कोई नहीं मिला। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। 4 जॉब्स पोस्ट की हैं, एक ओपन है, 25% हायरिंग रेट है इसका, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है, 20 से 50 प्रपोजल इसको चले गए हैं, प्रपोजल भी थोड़े से ज़्यादा चले गए हैं, कनेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा मांग रहा है और हायरिंग रेट भी इसका कम। वरना इसको आप वैसे सोच सकते हैं कि शायद मैं इसको अप्लाई करूँ, आप इसको सेव कर लें, ऐसे हार्ट रिएक्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा सेव जॉब्स, ये सेव आपको होम पेज पे नज़र आ जाएगा कि आपने कौन सी जॉब सेव की। मैं ये रही सेव जॉब्स, यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और छोटी सी ये भी मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आपने जब जॉब सर्च करनी है तो आपने डेली 1 से 2-3 जॉब सेव करते रहना। सिर्फ एक्स्ट्रा टिप है ये मैंने पास्ट में सुना है किसी स्टूडेंट से कि वो जॉब्स बेसिस पे सेव करता था, 2 जॉब्स 3 जॉब्स 3 जॉब्स 4 जॉब्स डेली सेव कर लेता था जो उसके रेलेवेंट। अप्लाई तो करता ही था लेकिन उसके अलावा सेव भी करता था। अप्लाई लेट से 1 जॉब पे करता था, सेव 4 कर लेता था। तो उसको हफ्ते 2 हफ्तों के बाद जाके इनवाइट्स आना शुरू हो गए। इनवाइट्स का क्या मतलब होता है कि आपको इनबॉक्स में मैसेज आता है कि इस बंदे ने ये जॉब पोस्ट की है, इस पे अप्लाई करें। इनवाइट वाले बंदे का प्रपोजल भी टॉप पे शो होता है। जब आप इनवाइट आपको आया और आपने उस पर अप्लाई किया तो आपका प्रपोजल टॉप पे शो होगा, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं जब आपको इनवाइट आए और आप उस जॉब पे अच्छे से अप्लाई करें। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है कि अगर आप जॉब्स अपने रेलिवेंट सेव करते रहेंगे तो आपको इनवाइट्स भी आना शुरू हो सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटेशन दैट एवरीवन शुड डू। इसमें कोई आपकी फीस नहीं लगनी, आपका टाइम नहीं लगना, आपने सिर्फ जो रेलिवेंट जॉब नजर आई अगर आप उस पर नहीं अप्लाई कर लेते तो उसको सेव कर रहे हैं। जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर तो चलो अप्लाई कर लिया, उसको सेव करने की जरूरत नहीं। अब इसको एक्सेप्शनल यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए फिग्मा और ब्रांडिंग फॉर वेबसाइट के लिए, और 8 क्रेडिट्स चाहिए। यूएस डॉलर यूएस का है ये बंदा, $0 स्पेंड किए, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। इसको ओपन करके आप देख सकते हैं कि ये बंदा कब से है। 28 जनवरी को इसने साइन अप किया है, 2 जॉब्स पोस्ट की हैं, 3 ओपन पड़ी हैं अभी तक। ये देखो ये ग्लिच है अपवर्क की, 2 जॉब्स टोटल पोस्टेड है, 3 ओपन जॉब्स हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर जॉब्स पोस्टेड ही 2 हैं तो 3 कैसे ओपन हो सकती हैं? बहरहाल ये छोटे छोटे ग्लिच हर प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। इसकी 3 अगर ओपन जॉब्स हैं तो तीनों यहाँ पे नजर आ जाएंगी कि कौन सी ओपन जॉब्स हैं इसकी। ये नजर आ रही, उसने हाइड की हुई है शायद, सिमिलर जॉब्स हैं, तो छोड़ दो इसको। बहरहाल आप कहने का मतलब ये है कि आप फिल्टर लगा के जब सर्च करना शुरू करेंगे, अब मैंने फिग्मा लिखा है तो पहली जॉब भी रेलेवेंट है, दूसरी नहीं रेलेवेंट, तीसरी रेलेवेंट है, ठीक है, चौथी नहीं रेलेवेंट, पांचवी नहीं रेलेवेंट, ड्रूपल, वर्डप्रेस, वेबफ्लो, डेटिंग एप्लीकेशन, फिग्मा फाइल, मेक अ डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट गिवन इन फिग्मा फाइल। ये इसके पास ऑलरेडी फिग्मा है, ये पाकिस्तान का बंदा है और इसको ड्रूपल में इसको डेवलप करवाना है काम, तो इसको तो हमें नहीं भेजना। प्रपोजल लुकिंग फॉर वेबसाइट डिजाइनर टू कन्वर्ट पीएचडी फिग्मा टू एचटीएमएल। नो, अच्छा जी, इसने भी डेवलपमेंट की टर्म्स यूज की हैं। वेबसाइट डिजाइन फिग्मा फॉर स्की रिजॉर्ट, अब ये फिग्मा का काम है, $1000 स्पेंड कर चुका है, $800 इसका बजट है। इस तरह की जॉब को डेफिनेटली सेव करें। तो इस तरह नंबर 1 तो आप जॉब्स को सेव करने की आदत डालें। अब ये काफी लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन है और हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अब आपको बेसिक साइंस समझ आई कि आपने किस जॉब को रीड करने का डिसाइड करना है। इनिशियल स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए आप सिंपली टाइटल को पढ़ते हैं, ये वाली चीजों को पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, उसके बाद ओपन करके आप राइट साइड से इसका पैनल थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। 3 जॉब पोस्टेड है, 2 ओपन पड़ी है, 34% हायरिंग रेट है, $1700 स्पेंड कर चुका है, ठीक है। ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, 2022 से इसने साइन अप किया हुआ है। यहाँ पे फीचर जॉब है, $800 स्पेंड करेंगे, इंटरमीडिएट। अब इसके बाद देखें कुछ ने प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन भी लिखी होगी। अब ये देखिए जैसा कि इसने प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में लिखा है कि ये बंदा या तो यूरोप का हो या यूएस का हो। अब इसने रिक्वायरमेंट लगाई हुई है कि एशिया के बंदे को नहीं हायर करेगा ये, तो आप इस तरह के बंदे को बिड ना करें, क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे यूरोप का बंदा चाहिए या यूनाइटेड स्टेट्स का चाहिए, तो उसकी आपकी रिक्वायरमेंट के साथ ये रेड कलर का आइकन नजर आ जाएगा आपको कि ये वाली रिक्वायरमेंट आपकी मीट नहीं करती। किसी ने रिक्वायरमेंट लगाई होती है कि राइजिंग टैलेंट वाला बंदा बिड करे, तो अगर आपके पास राइजिंग टैलेंट बैच नहीं है तो ये वाला बटन आ जाएगा साथ। इसी तरह किसी ने लगाई होती है मुझे सिर्फ वो बंदा अप्लाई करे जिसका जॉब सक्सेस स्कोर 100% है, तो अगर आपका नहीं है तो आपके साथ ये रेड आ जाएगा। इसी तरह किसी ने लगाई होती है कि ये बंदा टॉप रेटेड हो, अगर आप नहीं है तो साथ में ये लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको पता चल गई। अब ये वाली चीज का क्या मतलब है ये भी 1 by 1 समझ लें, ये भी समझना जरूरी है।
समझ आ गई कि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है। कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट जो वो कहे कि ये स्पेसिफिकली मुझे इस क्वालिफिकेशन वाला बंदा, या तो वो लोकेशन बेस्ड हो सकती है, या वो आपकी रेटिंग बेस्ड हो सकती है, या वो आपके बैच बेस्ड हो सकती है, लेकिन वो कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा सकता है, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये नहीं पूरी करेंगे तो फिर आपको देर आर वेरी लो चांसेस तो आपकी बिड देखेगी, क्योंकि उसने ये बताया हुआ था कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का या यूरोप का ही बंदा चाहिए, और आप ना यूनाइटेड स्टेट्स से ना यूरोप से, इसलिए आप इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप इस पे बिड करें। दूसरा, आपने ये भी देख लिया कि बजट कैसे नजर आता है, आपने ये भी देख लिया कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट कैसे देखते हैं, आपने ये भी देख लिया कि अब ये देखो यहाँ पे इसने वर्ल्ड वाइड लगाया हुआ है, लेकिन नीचे जाके इसने क्वालिफिकेशन में लगा दिया कि ये मेरी प्रेफर्ड ये होगी कि यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा हो, ऑल्दो इसने यहाँ वर्ल्ड वाइड लगाया। तो ये जॉब आपको अप्लाई करने देगी, रोकेगी नहीं, लेकिन उसके पास लिख के आ जाएगा कि ये वाली क्वालिफिकेशन आप मीट नहीं करते, तो हो सकता है वो आपके उसको प्रपोजल को वैसे ही इग्नोर कर दे। अच्छा है, समझ आ गई। अब इसके बाद ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं समझने के लिए। अब इनमें से सबसे पहले क्या है, प्रपोजल कितने जा चुके, इस बंदे या बंदी को 20 से 50 प्रपोजल जा चुके हैं, ठीक है। लास्ट व्यूड का मतलब है कि लास्ट सीन इस पर्टिकुलर जॉब, ये प्रपोजल्स को लास्ट कितनी देर पहले वो देख रहा था, इसका इस जॉब ओपन करने का लास्ट सीन क्या है। जैसे लास्ट सीन होता है, वो चैट अगर आपने ओपन की तो लास्ट सीन आपका अपडेट हो जाएगा। अब इसका लास्ट सीन ये कि ये इस पर्टिकुलर जॉब पे 4 मिनट पहले प्रपोजल्स देख रहा था, इसका मतलब ये एक्टिव बैठा हुआ है, ठीक है। किसी किसी का लास्ट सीन आता है 1 डे अगो, का मतलब है 24 घंटे से उसने किसी का प्रपोजल नहीं देखा, तो 24 घंटे में अगर 20 प्रपोजल गए हैं तो आपका प्रपोजल भी उतने ही चांसेस हैं कि पढ़ा जाएगा जितने किसी और बंदे के चांसेस हैं, जितने उन 20 प्रपोजल के चांसेस हैं। लेकिन अगर 20 से 50 ये पढ़ चुका है 4 मिनट पहले, तो अभी ये इस वक्त हो सकता है लाइव भी बैठा अभी पढ़ रहा हो, ठीक है। दूसरा, तो ये दोनों पैरामीटर समझ आगे, साथ साथ थम्स अप करते जाया करें प्लीज। नंबर 1 के कितने प्रपोजल चले गए हैं, इसको 20 से 50 एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको, अगर आप इनकी प्रीमियम मेंबरशिप ले लेंगे तो एग्जैक्ट भी बता देगा, लेकिन आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खास पर्क्स नहीं मिलते। मैंने यूज की है और यूज करने के बाद मैंने इसको अनसब्सक्राइब किया। प्रीमियम मेंबरशिप में वो बता देता है कि लोग इसको कितने पैसों की बिड भेज रहे हैं और इसको एग्जैक्ट कितने प्रपोजल जा चुके हैं, बस ये 2 चीजें बताता है। पर खैर, हमें देखो इसको ऐसे नजर आ जाता है कि इसमें हाईएस्ट बिड लोग इतने इतने की कर रहे हैं, एवरेज इतने की कर रहे हैं, लो इतने की कर रहे हैं, डजंट मैटर। इतनी चीज के लिए आप एक्स्ट्रा फीस पे करें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको करनी चाहिए। तो 20 से 50 प्रपोजल चले गए, नंबर 1। नंबर 2, वो 4 मिनट पहले इस जॉब पे एक्टिव था। इंटरव्यूइंग इनवाइट सेंट और अनआंसर्ड इनवाइट्स, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। इंटरव्यूइंग का मतलब क्या है, अभी इंटरव्यूइंग में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जितने भी लोगों ने उसको प्रपोजल भेजे अभी तक, उसने किसी एक को भी रिप्लाई नहीं किया। जिस किसी एक बंदे को भी ये रिप्लाई कर देगा, यहां लिख के आ जाएगा इंटरव्यूइंग 1। 2 बंदों को रिप्लाई करेगा, सिर्फ रिप्लाई, डजंट मीन कि हायर किया। जब हायर करेगा तो यहाँ पे हायर्स भी लिख के आ जाएगा, हायर्स 1। फिलहाल के लिए उसने हायर नहीं किया, ठीक है। हायर 1 लिख के नजर आ गया तो फिर तो आपको पता चल गया कि ये बंदा ऑलरेडी हायर कर चुका है, ठीक है। किसी किसी जॉब के ऊपर एक से ज्यादा बंदे भी उन्होंने हायर करने होते हैं, उन्होंने जॉब के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है उसका कि हायरिंग 2 पीपल। उस जॉब में हायर 1 लिखा है तो भी मतलब है कि एक बंदे की गुंजाइश है, लेकिन अगर उसने हायरिंग 2 पीपल नहीं लिखा और हायर 1 लिख के आ गया तो इसका मतलब अब गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे हायर कोई नहीं लिखे हुए, यहाँ पे लिखा है इंटरव्यूइंग 0, इसने किसी बंदे को रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अभी ये स्टिल ही इज वेटिंग फॉर अ गुड बिड। तो जो बंदे ये समझते हैं कि जल्दी जल्दी अप्लाई करने से जॉब मिल जाती है, तो वो जल्दी जल्दी अप्लाई करने से जॉब कोई नहीं मिलती भाई। ये 2 घंटे पहले की पब्लिश हुई है, 20 से 50 प्रपोजल चली गई इसे, लेकिन अभी तक इसने किसी बंदे को भी रिप्लाई नहीं किया। इसका मतलब है अभी, हालांकि 9 मिनट पहले ये एक्टिव भी था, 9 मिनट पहले ही प्रपोजल देख भी रहा था, तो 9 मिनट पहले, इसका मतलब है 9 मिनट पहले तक जितने प्रपोजल आए होंगे इसने सारे एक किस्म के देख के इग्नोर कर दिए, मुझे इनमें से कोई भी नहीं अच्छा लगा। उसने ये सोचा कि मजीद अभी प्रपोजल फिर देखूंगा मैं। तो इंटरव्यूइंग का मतलब है कि इस वक्त ये एक बंदे को भी रिप्लाई नहीं कर चुका। किसी और का देख लेते हैं जिसका कोई इंटरव्यूइंग में नंबर आ रहा हो। अब इसका भी इंटरव्यूइंग में 0 आ रहा है, इसको 50 प्लस प्रपोजल चलेंगे। देखिए 50 से ज्यादा होंगे तो यहाँ लिखा होगा 50 प्लस, 50 से कम होगा 20 से 50। इस जॉब को देखिए, पाकिस्तान का बंदा है, इसको तो खैर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी इंटरव्यूइंग 0 आ रहा है। अब इनवाइट सेंट में इसका 1 आ रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं अभी आपको आगे इनवाइट सेंट का मतलब भी बताऊंगा।
इसी तरह ये बंदा भी इंटरव्यूइंग 1 है। अब ये एक बंदे को रिप्लाई कर चुका है, तो ये नंबर क्या सिग्निफाई करता है? इंटरव्यूइंग 1 या इंटरव्यूइंग 0 का यही मतलब है कि जॉब पे जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनमें से इतने लोगों के साथ इसकी कॉन्वर्सेशन चल पड़ी है या चल रही है या चल चुकी है। ठीक है, 1 या 2 बंदों को, 5 बंदों को, 6 बंदों को ये रिप्लाई कर चुका है, वो यहाँ पे इंटरव्यूइंग में आ जाएंगे। बात समझ आ गई तो थम्स अप करते हैं कि इंटरव्यूइंग का क्या मतलब है, लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट का क्या मतलब है, प्रपोजल का क्या मतलब है। फिर मैं आपको इनवाइट सेंट और अनआंसर्ड इनवाइट का मतलब बताऊंगा। इंटरव्यूइंग वाली साइंस अगर आपको समझ आ गई है तो बता दें प्लीज एवरीबॉडी। गिव मी 1 सेकंड, लेट मी ब्रिंग माय वाटर बॉटल। तो आप तब तक जो है ना थम्स अप करें। अगर किसी का सवाल है तो मैं चैट ओपन करके जा रहा हूँ, यू कैन मीनवाइल आस्क योर क्वेश्चन। आई विल बी बैक इन अ मिनट। अच्छा बच्चों, आई एम बैक। सो इनवाइट सेंट और अनआंसर्ड इनवाइट मैंने आपको बताना है। फिलहाल नादिया ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नादिया ने पूछा है कि 1 एक्टिव एंड 1 ओपन जॉब, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस ये है, ओपन जॉब का मतलब है कि इस वक्त ये जॉब पे हायरिंग कर रहा है, एक जॉब पे, ठीक है। और दूसरा 1 एक्टिव का क्या मतलब है? 1 एक्टिव का मतलब है कि एक इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव चल रहा है, मतलब उस पर हायरिंग का है, जॉब इस वक्त ओपन नहीं है, तो ऐसी जॉब है जो कि ऑन गोइंग चल रही है इसकी, जैसे कि ऑर्ली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ऑर्ली बेसिस पे या किसी भी तरह से इसका एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तो एक्टिव का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट इसका इस वक्त जो रनिंग में है, जिसपे ये किसी क्लाइंट के साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, उसका आपसे ताल्लुक कोई नहीं, वो सिर्फ ये कर रहा है कि इस बंदे की एक्टिव जॉब इस वक्त चल रही है, ठीक है। आपका ताल्लुक है ओपन जॉब से। 1 ओपन जॉब का मतलब है कि जो जॉब आप देख रहे हैं वही ओपन है, जैसा कि ये जॉब इस वक्त ओपन है, यही वाली इसकी ओपन है। अगर लिखा होगा 2 ओपन जॉब्स तो इसका मतलब है एक इस जॉब पे हायरिंग कर रहा है, इसके अलावा एक जॉब इसकी और ओपन पड़ी हुई जिसपे ये हायरिंग कर रहे हैं। 3 ओपन जॉब्स का मतलब है एक ये और इस तरह की 2 और, ठीक है। तो ओपन जॉब्स और एक्टिव जॉब्स का अगर आपको मतलब समझ आ गया तो थम्स अप कर दें। अच्छा जी, सर अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल का हूँ तो क्या एक्सपर्ट एंड एंट्री लेवल जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ? जी कर सकता हूँ, उस पर वो रोकेगा नहीं आपको। इसी तरह अगर एक्सपर्ट हूँ तो इंटरमीडिएट जॉब पे अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सर कुछ जॉब्स पे क्लाइंट 2 या 3 लोग भी हायर कर सकता है, इसके सिनेरियो बता दें, क्योंकि 1 हायर लिखा हो तो हम बिड नहीं करते। नहीं, वहां पे ऊपर लिखा होता है, आपको यहाँ पे लिखा होगा हायरिंग कितने लोग, उसकी जिस जॉब पे क्लाइंट एक से ज्यादा लोगों को हायर कर रहा होता है वहां पे लिखा होता है कि मैं 2 लोगों को हायर कर रहा हूँ या 3 लोगों को हायर कर रहा हूँ। तो जहां पे लिखा होगा तो आप 1 हायर पे नहीं रुकेंगे, जहां पे नहीं लिखा हुआ उसने तो फिर आप सोचेंगे कि 1 हायर का मतलब है उसकी हायरिंग हो गई। सर टाइमिंग पर भी प्रपोजल डिपेंड करते हैं, हमें किस टाइम प्रपोजल भेजना चाहिए? नहीं डिपेंड करते। जैसे आप मंडे इवनिंग कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रात 10 में, नहीं बिल्कुल नहीं डिपेंड करते टाइमिंग के। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रपोजल लिखते हैं, वो किसी भी टाइम होगा तो एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं। सर जो कनेक्ट्स लिखा आ रहा है, हाँ ये देखो थोड़ा सा देखो, टाइमिंग डिपेंड करेगी। जैसा कि अब लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 1 आवर हुआ है, तो अब 1 घंटे में इसको
लेट्स से ये सारे के सारे प्रपोजल 1 घंटे में गए, तो ये अभी आप इसको अप्लाई करेंगे और ये लेट्स से 2 घंटों के बाद आता है, तो 2 घंटों के बाद आके ये शुरू वाले 20 प्रपोजल 25 प्रपोजल में से बंदा हायर कर लेता है, और आपको जॉब नजर आती है 3 मतलब आपको जॉब नजर आई 4 घंटों बाद, आप उस वक्त अप्लाई करेंगे, उस वक्त तक ये माइंड बना चुका है मैंने किसको हायर करना है। तो कुछ ना कुछ मैटर करता है कि आप कितना टाइम पे करते हैं अप्लाई, लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर आप अच्छा अप्लाई करेंगे तो जब भी अप्लाई करेंगे तो चांसेस होंगे आपके विन करने के। सर जो कनेक्ट्स लिखा आ रहा है कि 8 कनेक्ट्स हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपके 8 कनेक्ट्स चले जाएंगे। कनेक्ट्स होते क्या हैं अगर ये नहीं पता तो फिर अल्लाह को कम भाई, इससे मैं पूरा लेक्चर कर चुका हूँ, मैं ये नहीं रिपीट करूंगा। ये कनेक्ट्स क्या होते हैं, अवेलेबल कितने हैं, कितने स्पेंड होंगे, ये नहीं मैं बताऊंगा, ये मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रिपीट दिस। सर ये स्पेंड कनेक्ट्स कितने होंगे ये भी क्लाइंट सेलेक्ट करता है या आपको? क्लाइंट सेलेक्ट करता है, अपवर्क उसको रेंज देता है 2 कनेक्ट, 4 कनेक्ट, 6 कनेक्ट, 8 कनेक्ट, तो ये क्लाइंट उसमें बता देता है कि मेरी जॉब पे 2 कनेक्ट्स लगेंगे या 4 कनेक्ट्स लगेंगे। जो क्लाइंट चाहता है मुझे ज्यादा प्रपोजल आए वो 2 कनेक्ट सेलेक्ट करता है, जो कहता है मुझे कम प्रपोजल आए वो 6 या 8 कर देता है, क्योंकि कनेक्ट वेस्ट करके ही अगला बंदा उसको अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, थैंक यू सर। सर नियर बाय सिटी ऐड कर सकते हैं क्या एड्रेस में, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शो हो रही लिस्ट में, क्या सिटी को ऐड कर लूं? आप अपने या डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी सर, किसी जॉब के लिए हम एलिजिबल हों लेकिन हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्ट्स ना हो तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? फिर आप अल्लाह से दुआ करेंगे और कहेंगे कि या अल्लाह मुझे कनेक्ट्स को अक्लमंदी के साथ यूज़ करने की तौफीक अता फरमा, ताकि मैं ठीक जॉब्स पे अप्लाई करूं और इररिलेवेंट जॉब्स पे अप्लाई करके कनेक्ट्स को ना वेस्ट करूं। कोई हल नहीं है बेटा, जब आपके पास कनेक्ट्स नहीं है और आप जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर दी ओनली सोल्यूशन इज कि आप कनेक्ट्स को बाय करें, और $1.5 के 10 कनेक्ट्स आते हैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, अपनी बैंक का कार्ड अटैच करें और कनेक्ट्स को बाय कर लें और अप्लाई करें, यही हल है उसका। अच्छा जी, बिड रेंज पहले अपग्रेड नहीं था। बिड रेंज पहले अपग्रेड नहीं था, आ रहा होता था लोग कितने कनेक्ट्स भेज रहे हैं। जी ये अब प्रीमियम है पिछले 2 सालों से, पहले ये प्रीमियम नहीं था। व्हाट इज योर क्रिटिकल डिजाइन प्रोसेस? सर ये सवाल भी पूछा था, और अगर हमारा एक्सपीरियंस ना हो इस पर तो क्या जवाब लिखें? डिजाइन प्रोसेस लिखना है आपने, क्रिटिकल डिजाइन प्रोसेस बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। आप उसे बताएं कि आई स्टार्ट विद वायर फ्रेमिंग, आई ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, क्रिएट सम वायर फ्रेम्स, शो देम टू द क्लाइंट, वी फाइनलाइज वन वायर फ्रेम एंड देन आई कन्वर्ट दैट इनटू हाई फिडेलिटी डिजाइन एंड देन आई टेक फीडबैक ऑफ माय क्लाइंट एंड देन आई इंप्रूव द फाइनल डिजाइन बेस्ड ऑन देयर फीडबैक, दैट्स इट। ये प्रोसेस है आपका, समझिए। डिफरेंस बिटवीन हायर्ड एंड इनवाइट्स, हाँ यही बताने लगा हूँ अभी, इनवाइट्स का क्या मतलब है ये मैंने अभी नेक्स्ट बताना है। हायर्ड कहाँ लिखा है? नहीं लिखा हुआ। जिसका जो मल्टीपल लोगों को हायर कर रहा होगा, लेट्स से इसने 2 लोगों को हायर करना है और यहाँ पे लिखा होगा हायरिंग 2 पीपल, यहाँ लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा होगा हायर्स 0, और जैसे ही किसी एक को हायर कर लेगा वहां लिख के आ जाएगा हायर्स 1। तो 2 लोग अगर उसने हायर करने थे और एक हायर कर चुका है तो ये सिर्फ उसी जॉब पे आएगा जिसपे उसने मल्टीपल हायर करने थे, तो फिर हायर्स 2 लिख के आ जाएगा या 1 लिख के आ जाएगा। अभी नहीं लिखा हुआ है इस पे, अभी इसका मतलब है इस पे एक ही बंदे को हायर करना है और उसने अभी किसी को हायर नहीं किया, ताकि इसीलिए आपको जॉब ओपन नजर आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर कुछ लोग डिमांड से ज़्यादा कनेक्ट लगाते हैं जॉब अप्लाई पे, इसका क्या फ़ायदा है? जी वो भी मैं बताता हूँ कि उसको कहते हैं बूस्टेड प्रपोजल। आप कनेक्ट्स को यूज़ करके प्रपोजल बूस्ट भी कर सकते हैं। साल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ज़रा ना इनका थोड़ी लिस्ट बनानी शुरू कर दूँ या ना हम भूल जाएँ। यूजिंग मोर कनेक्ट्स देन रिक्वायर्ड, इसका कनेक्ट्स देन रिक्वायर्ड इसको कहते हैं बूस्टेड प्रपोजल, इसकी भी बात करेंगे। दूसरा बच्चे ने पूछा है हायर्ड एंड इनवाइटेड डिफरेंस, ये भी बताता हूँ मैं। और क्या पूछा है? जी थैंक यू सर। सर हम क्रिएटिव डिजाइन की प्रोफाइल के साथ यूआई यूएक्स की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाएं, ये बेटर है? बेटर नहीं है बट यस, ये मतलब पूछा करें, ये पूछा करें कि इज दिस पॉसिबल, कैन डू इट। अब मैं ये बेहतर है, अब सारे बच्चे यूआई यूएक्स की प्रोफाइल बनाने के बजाय पहले ग्राफिक डिजाइन की बनाएं फिर उसमें स्पेशलाइज बना। अगर आप डायरेक्ट यूआई यूएक्स की बनाना चाहें वो भी बहुत अच्छा है, अगर आपकी ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइन की उसमें यूआई यूएक्स ऐड करना चाहते हैं ये भी बहुत अच्छा। दिस इज द राइट क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि सारे बच्चों को पहले ग्राफिक डिजाइन बनानी चाहिए फिर यूआई यूएक्स बनानी चाहिए, ऐसा नहीं, डायरेक्ट यूआई यूएक्स भी बन सकती है। तो पे बैक कार्ड से भी कनेक्ट होके हो जाते इनवाइट्स? जी हो जाते हैं बाय इनवाइट्स। सर हम जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कार्ड यूज कर सकते हैं वो यहाँ भी एक्सेप्ट हो जाता है। सर हम वैसे रेस्टोरेंट में बैठे इतने पैसे लगा देते हैं खाने पे मगर कनेक्ट्स लेते में मसला हो रहा है, इवन के हमें पता भी है कि आपको किसी अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब बट हम कनेक्ट परचेज करने में घबराते हैं। जी सही बात है,
घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हमें पैसे लगा देने चाहिए। सिद्रा बतूल, आपकी ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइन है, आप उसके अंदर स्पेशलाइज्ड यूआई यूएक्स की बना लें। आपके लिए ही आंसर किया था मैंने ये सवाल। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, मैं चैट को कर रहा हूँ बंद। मोबाइल नंबर कौन सा ऐड करना होता है आपको में? जैस कैश वो जिसपे या इजी पैसा अटैच होना, कौन सा? ओके, जो मर्जी कर लो, कोई मसला नहीं है। आपके पास एक्सेस होनी चाहिए ताकि आप पे कोड वगैरह आए तो आप उसको अप्रूव कर सकें। आज सर ने प्रपोजल भेजना भी सकता, और भाई मुझे पढ़ाने दोगे तो ही है, अभी तो फिल्टर ही नहीं समझ आ रहे हमें। अच्छा खैर, मैं इनवाइट्स की बात कर रहा था। जो चीजें पढ़ाई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उनको इग्नोर ना करें। बच्चे जो है ना इतने, मुझे कभी कभी, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बच्चे मुझे इतने स्टूपिड लगते हैं। वो कहते हैं प्रपोजल राइटिंग बता दो, पहले बता तो दूं कि जॉब सेलेक्ट कैसे करनी है भाई, फिर वरना यही होगा कि 200 प्रपोजल भेजे, किसी का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि आपको जॉब सेलेक्ट नहीं करनी आती। प्रपोजल भेजना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसको प्रपोजल भेजना है। अगर आप इररेलेवेंट जॉब को प्रपोजल भेजते रहे तो मेरे बेटे, अगर आप 1 लाख प्रपोजल भी भेज लेंगे आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको पहले जॉब सेलेक्ट करनी आनी चाहिए कि किसको जॉब प्रपोजल भेज। जॉब सिलेक्शन के लिए मैंने आपको 20-30 फिल्टर बता दिए हैं। सबसे पहले टाइटल बताया, फिर मैंने ये पैरामीटर्स बताए, फिर प्रपोजल्स बताए, फिर मैंने पेमेंट मेथड और लोकेशन की बात की। अब हम उसके आगे जो बात कर रहे हैं उसके हमने राइट साइड पैनल की बात की कि लोकेशन क्या है, कितनी जॉब्स पोस्ट हुई हैं, क्या हायरिंग रेट है, कितने पैसे स्पेंड कर चुका है, ये वाली सारी चीजें। फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर कोई पूछा उसने तो उसका कैसे आंसर करना है। अब लास्ट जो इसमें से हम चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है ये एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, कितने प्रपोजल चले गए हैं, लास्ट उसने कितनी देर पहले किया, कितने लोगों को इंटरव्यू कर चुका है, ये सब मैं बता चुका हूँ। मैं ये लास्ट 2 बताने लगा हूँ। इनवाइट सेंट और अनआंसर्ड इनवाइट्स का क्या मतलब है। जब कोई बंदा जॉब पोस्ट करता है तो अपवर्क उसे कहता है कि इन इन बंदों को इनवाइट कर लो। वो बंदे कौन से होते हैं जिनको वो कहता है कि इनवाइट कर लो? या तो ऐसे लोग जिनके साथ उसने पास्ट में काम किया है, या ऐसे लोग जो इस कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कि थर्ड मैंने आपको बताया कि आप जॉब सेव करते रहें और उस तरह की रेलेवेंट जॉब्स पे अप्लाई करते रहें, या ऐसे लोग जो कि उस तरह की जॉब्स पे अप्लाई करते हैं और उनको रिप्लाईज आते हैं, आपके जैसे लोग। आप इस थर्ड क्राइटेरिया में आ सकते हैं, ठीक है। तो अपवर्क उस बंदे को ऑप्शन देगा कि इस बंदे को इन्वाइट कर। जब इन्वाइट करेगा तो आपके इनबॉक्स में ऑप्शन आएगा कि आपको एक बंदे ने इन्वाइट किया है, नोटिफिकेशन आएगा एक जॉब पे एक बंदे ने इन्वाइट किया है। इनवाइट की स्पेशल प्रोटोकॉल क्या मिलेगी आपको कि अगर आप इस इनवाइट के ऊपर रिप्लाई कर देते हैं तो आपको चांसेस आर के उसको आपका प्रपोजल टॉप पे नजर आए और आपको हायर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे अगर वो आपको इनवाइट करता है। पहली बात, इसका एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर वो आपको इनवाइट करता है आप अप्लाई जरूर करें, और जब आप अप्लाई करेंगे उससे 2 चीजें होंगी। एक तो आपके उस विन करने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे क्योंकि क्लाइंट ने इनवाइट किया था और आपने अप्लाई कर दिया। दूसरा, अपवर्क को पता चलेगा कि जब इस बंदे को फ्रीलांसर को मैं इनवाइट रिकमेंड करवाता हूं तो ये रिप्लाई करता है, ये उस जॉब पे अप्लाई करता है। तो अपवर्क आपको उस तरह की जॉब्स के मजीद इनवाइट्स पे रिकमेंड करेगा। क्लाइंट जब भी कोई उससे रिलेटेड जॉब पोस्ट करेगा आपको कहेगा यार को इनवाइट करो, ये प्रपोजल भेज देता है। एज इन वैसे ही उसको एल्गोरिदम समझ कि आप अप्लाई करते हैं, उसकी बेसिस पर इनवाइट आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा कि इस बंदे को इनवाइट करो। अब जब इनवाइट उसने भेज दिया तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने उस पर अप्लाई करना है और जरूर करो। इनवाइट आया तो उस पर जरूर अप्लाई करें। अप्लाई कर दिया, अब फिर उसके बाद यहाँ ये अनआंसर्ड इनवाइट का क्या मतलब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इनवाइट है, इनवाइट की समझ आ गई कि कितने लोगों को इसने इनवाइट किया है। एक बंदे को इनवाइट किया, किस बेसिस पे इनवाइट किया उसके मैंने बता दिया। सारे बच्चे थम्स अप कर दें अगर समझ आ गई है। 2 मिनट बाद कोई बंदा ये ना पूछे इनवाइट्स क्या, यहीं पूछ लें अगर किसी ने पूछना है, यहीं पे पूछ लें अगर किसी ने पूछना है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर की साइंस क्या है और इसका क्या मतलब है। ये भी समझ आ गया कि उसने एक बंदे को इनवाइट किया। अब इससे आगे एक बच्चे ने हैंड रेज का सवाल लेने जल्दी। जी कासिम बेटा। सर वॉइस जो थी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी तो मुझे इसकी समझ नहीं आई, अगर काइंडली रिपीट कर दें तो। हाँ जी, ये इनवाइट इनवाइट का वाला मतलब कौन सी बात नहीं समझ, सारी नहीं बात समझ मिनट में बोला हूँ या कोई एक स्पेसिफिक बात? इसी की इनवाइट की जो सर इनवाइट वाले अच्छा, मैंने इसके अंदर 3 चीजें बताई हैं, आप पहले मुझे बता दें तीनों में से कौन सी नहीं समझ आई, या तीनों नहीं समझ आई फिर भी बता दीजिएगा। नहीं समझ एक मैंने बताया है कि इनवाइट किस तरह से अपवर्क रिकमेंड करता है कि किसको इनवाइट करेगा वो बंदा, ये समझ आई है? भाई म्यूट ना करो, अभी मेरे सवालों के जवाब दो। उसने भाई हैंड ही डाउन कर लिया। पहले मेरे सवालों के 3 के जवाब दे दो, मैं तीनों में से वो एक को रिपीट कर दूंगा। एक वो बताता है कि किस किस को इनवाइट करना है, रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन वाली बात समझ आई थी? जी सर, ये आ गया ये समझ आ गई। उसके बाद इनवाइट अगर उसने कर दिया किसी बंदे को
तो उसने अप्लाई करना है या नहीं करना, ये वाली बात समझ आई थी? जी सर, ये गेट ब्रीफ जैसा ही मतलब फीचर है। बिल्कुल गेट ब्रीफ के जैसे है कि अगर आपको इनवाइट आ गया तो आपने जरूर अप्लाई करना है। जी जी। उससे क्या होगा कि अफवा को पता चलेगा ये बंदा हर दफा अप्लाई करता है और ओके अफवा सर। आपको मजीद जॉब्स पे रिकमेंड करेगा। तीसरी बात, ये बस यही बताई है मैंने 2 बातें। तीसरी कौन सी थी? ठीक तीसरी थी ठीक कि ठीक है सर, ठीक। हाँ, तीसरी थी कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि इस बंदे ने एक बंदे को इनवाइट किया। अब मैं नेक्स्ट बताने लगा था कि अनआंसर्ड इनवाइट का क्या मतलब है। अच्छा, मैं आपको अनआंसर्ड इनवाइट का मतलब है कि इस बंदे ने एक को इनवाइट किया और उसने आंसर नहीं किया, तो यहाँ पे 1 लिखा होगा। अगर उसने आंसर कर दिया तो क्या लिखा होगा? 0। इसका मतलब है कि एक बंदे को अप्लाई किया था, उसने इसको रिप्लाई कर दिया, इसीलिए यहाँ पे इनवाइट 0 लिखे। इसका उर्दू मतलब समझें आप, कितने लोगों को दावतनामा भेजा और उनमें से कितने लोगों ने दावतनामे पे जवाब नहीं दिया। एक बंदे को दावतनामा भेजा और 0 ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है एक ने जवाब दे दिया। तो इसका मतलब है कि इसने एक बंदे को इनवाइट किया था और उसने प्रपोजल भेज दिया इसको, तो देयर आर चांसेस कि ये उसी बंदे के साथ ही जॉब चला ले। और मोस्ट प्रॉब्ली अगेन 100% चांसेस नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इंटरव्यूइंग भी ये उसी के साथ चल रहा है इसका। इसने रिप्लाई भी उसी को ही किया होगा जिसको इसने इनवाइट किया था और उसने बिड कर दी। जब कोई बंदा किसी को इनवाइट करता है और वो इनवाइट का आंसर भी कर देता है, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो बंदा उसी बंदे को हायर कर लेगा। अब अगर ये वाली बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके दिमाग के खाने खुले हुए थे तो आपको ये 5 पैरामीटर समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते। मेरा तो दिमाग घूम गया वैसे इसको समझाते हुए। सर मैंने ये पूछना है, मोस्टली जो होता है क्लाइंट 5 से 7 इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं या इनवाइट सेंड करते हैं, तो उधर क्या प्रपोजल सेंड करना चाहिए? देखिए, कुछ क्लाइंट्स को आदत होती है कि वो मैक्सिमम लोगों को इनवाइट भी कर देते हैं, हर बंदे को रिप्लाई भी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको भी आपको प्रपोजल भेज देना चाहिए। क्यों भेज देना चाहिए? कि जहां वो 5 को रिप्लाई कर रहा है, आपको भी कर देगा। और आपको रिप्लाई करेगा तो एक तो आपकी रिप्यूट बढ़ जाएगी प्लेटफॉर्म पे कि ये बंदे को रिप्लाई आते हैं। प्लेटफॉर्म को आता है जब कोई बंदे को रिप्लाई आता है प्रपोजल पे। रिप्लाई आने पे आपको वो कनेक्ट कोई ना कोई बोनस के तौर पे भी दे सकता है। और दूसरा, आपकी रिप्यूट भी एल्गोरिदम की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी कि जब ये अप्लाई करता है इसको रिप्लाई आता है, तो उसको भी आपको अप्लाई कर देना चाहिए जो ज्यादा लोगों को इंटरव्यू कर रहा है। ओके सर। लेकिन जिसने 10-15 इनवाइट भेजे हुए हैं उसको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप उस पर बिड करें। जिसने 10-15 इनवाइट भेजे हैं, चांसेस आर कि वो उन्हीं में से किसी को हायर करेगा, आपको मुश्किल ही हायर करेगा। तो फिर आप इस तरह की जॉब पे जिसपे 10 इनवाइट्स या 15 इनवाइट्स हैं, 15 इनवाइट्स में से 15 ने ही आंसर कर दिया, तो फिर आपके चांसेस तो बहुत कम हो गए ना। हाँ, लेकिन अगर 15 इनवाइट्स हैं और 15 ही अनआंसर्ड पड़े, यहाँ लिखा हो इनवाइट सेंड 15 और यहाँ लिखा हो अनआंसर्ड इनवाइट्स भी 15, तो इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस कि अभी भी आप बिड कर सकते हैं एंड देयर आर चांसेस कि वो आपको जॉब दे दे, क्योंकि उसको 15 के 15 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। उसने रैंडम 15 लोगों को इनवाइट भेजा था और उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है इसका मतलब है कि इतने लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। अगर 5 इनवाइट सेंट है और 5 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है किसी ने भी नहीं किया रिप्लाई, तो फिर आपको बिड करना चाहिए। अगर 5 इनवाइट्स हैं और यहाँ 0 लिखा है, तो इसका मतलब है 5 ने रिप्लाई कर दिया। फिर आपको सोचना चाहिए कि नहीं यार, मैं रहने ही दूं, 5 तो ये ऑलरेडी इनवाइट ही कर चुका है, तो उन 5 से ही बात करना शुरू करेगा तो कोई ना कोई सिलेक्ट कर लेगा। ओके सर, थैंक यू। बस होगी मेरी यहाँ तक। अगर आपको सबको ये पूरी साइंस समझ आ गई है किसी भी जॉब पढ़ने की, तो बता दें। अभी इसके बाद 2 चीजें और रहती हैं जो कि जॉब को समझने से रिलेवेंट है। जॉब को समझने से रेलिवेंट मैं क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें हमने देखी। हमने देखा सबसे पहले जॉब को समझने के लिए टाइटल के बाद ये वाले पैरामीटर्स कि आवरली है या फिक्स्ड है, कितने पैसों की जॉब है, एक्सपर्ट चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, अर्ली लेवल चाहिए, कितने टाइम का प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगाना चाहता है, कितनी देर पहले पोस्ट हुआ, कितने प्रपोजल जा चुके हैं, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है, कितने पैसे स्पेंड कर चुका है, क्या रेट है, किस शहर से किस मुल्क से है, कितने कनेक्ट्स लगेंगे। उसके बाद ओपन करके आपने देखा मजीद उसका कि कितने कनेक्ट्स लगेंगे, मेरे पास कितने कनेक्ट्स पड़े हैं, पेमेंट मेथड, उसकी लोकेशन, उसका टाइम, उसने कितनी जॉब्स आज तक पोस्ट की हैं, उसका हायरिंग रेट कैसा है, कितनी जॉब्स उसकी ओपन पड़ी हैं, वो कब से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, उसने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, अगर पूछा तो क्वेश्चन भी पढ़े। फिर आप देखेंगे एक्टिविटी क्या है जॉब पे। 20 से 50 लोगों के प्रपोजल जा चुके हैं, 2 घंटे पहले लास्ट सीन था उसका, 3 लोगों को इंटरव्यू है, 5 लोगों को इन्वाइट भेज चुका है, 5 में से 3 ने आंसर नहीं किया, 2 ने आंसर कर दिया हुआ है। उसके बाद आप ये वाली चीजें भी पढ़ेंगे, 1 to 3 months $300, $30 to $100। उसके बाद आप इसके ये भी पढ़ लेंगे टैक्स
एडेप्टिव वेब डिजाइन, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, वायर फ्रेमिंग, यूआई यूएक्स, यूएक्स डिजाइन, यूजर इंटरफेस। अब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है टैग्स, तो आप डिजाइन का ही काम है। उसके बाद ये सब कुछ पढ़ने के बाद जो चीजें पढ़नी चाहिए आपको वो हैं, चलिए ये भी समझ आ गई ना टैग्स की भी। लास्ट चीज बताने लगा हूँ अब, आई होप कि लास्ट ही होगी, वो ये कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करने लगे हैं और उसके पास अच्छे रिव्यू हैं, ऑलरेडी 10-12 लोगों के साथ काम कर चुका है, जिसने किसी के साथ काम नहीं किया उसका नाम ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस बंदे का कि नाम क्या है, इसका जॉब नाम ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर इसने यहाँ प्रपोजल में अपनी जॉब में लास्ट पे लिख दिया नाम, तो फिर तो आपको पता चल गया नाम क्या है। नाम जरूरी बहुत है, क्योंकि नाम पता होगा तो आप इसको नाम से एड्रेस करेंगे। जब नाम से एड्रेस करेंगे तो ये बंदे की तवज्जो आपकी तरफ आएगी। तो जिसके पास कोई रिव्यू नहीं है उसका नाम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसका नाम मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा जिसको रिव्यूज मिल, जैसा कि ये बंदा है, अब इसके पास 103 रिव्यूज है, इसका नाम मैं आपको 2 मिनट में ढूंढ दूंगा। कैसे ढूंढूंगा? हम जॉब पे क्लिक करेंगे, जॉब की अगर बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे तो नजर आएगा कि ये पास में किस किस के साथ होगा। इसका नाम है पॉल। ये देखो पॉल, ये जो टॉप 2 जब आप नीचे रिव्यूज के सेक्शन में जाएंगे ना, तो वहां पे आपको हर रिव्यू के अंदर, हर जॉब के अंदर 2 रिव्यूज नजर आएंगे। ऊपर वाला रिव्यू इसको दिया है फ्रीलांसर ने, नीचे वाला रिव्यू इसने फ्रीलांसर को दिया, ठीक है। जैसा कि इसने किसी शेखर वी को 1 स्टार का रिव्यू दिया, इसने कहा जी कंप्लीटली डिड द रॉन्ग वर्क, ठीक है। इसी तरह इसने इस बंदे को, कमलेश को भी दिया है 1 स्टार का रिव्यू। किसी किसी को ये अच्छा रिव्यू दे रहा है, किसी किसी को बैड रिव्यू दे रहा है। इसने इसको 2 स्टार का रिव्यू दिया। इंडिया वालों के साथ इसको मसला है ये देखो, इसने इसको 2 स्टार का रिव्यू दिया है और इसने फ्रीलांसर ने भी इसको 2 स्टार का रिव्यू दिया। तो आपको इसका नाम कैसे पता चलेगा? जो टॉप वाला रिव्यू है उसमें किसी ना किसी ने इसका नाम मेंशन किया होगा। जैसा कि पहले ही बंदे ने इसका नाम मेंशन किया हुआ है, पॉल इज अ स्कैम आर्टिस्ट, इसने कहा हुआ है, ठीक है। वैसे तो इस बंदे के साथ मैं जॉब करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी रेटिंग ऑल दो 103 इसको 5 स्टार रिव्यूज मिले हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने 1 2 नहीं 1, उसके बाद 2, ऑलमोस्ट 2-3 मैंने खुद देख ली, और ये फ्रीलांसर्स को भी बैड रिव्यूज दे रहा है। ये 2 स्टार का रिव्यू दिया, 1 स्टार का रिव्यू दिया। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऐसा क्लाइंट, जो लोगों को भी बैड रिव्यू दे रहा है, जिसको खुद भी बैड रिव्यूज लग रहे हैं। इस तरह के क्लाइंट से पहले ही डर जाएं कि आप यार नहीं, ये बंदा नहीं ठीक, ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ही इज अ टफ पर्सन टू इम्प्रेस। देखिए इसको उसने पॉल कहा है, इसका नाम पॉल ही होगा, परफेक्ट, क्योंकि इसने बिला वजह कोई बंदा किसी का नाम लेके ऐसे नहीं कहता। इसको कंफर्म करने के लिए कि ये पॉल ही है, आप इसके मजीद रिव्यूज देख लें। यहाँ पे उसने टीम की बात है, इसी तरह लर्न अ लॉट, ग्रेट एक्सपीरियंस, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, ये देखो पॉल इज अ रूट स्कैमर, ये भी यही कह रहा है। इसी तरह क्लाइंट लीव्स अ 1 स्टार फीडबैक ऑन मी फुल ऑफ लाइज। अब इसका कंफर्म हो गया कि ये पॉल ही है। ये देखो इस बंदे ने भी पॉल कहा हुआ है। पॉल और उसका मैनेजर है सैला, उसकी मैनेजर है सैला, बंदी का नाम होगा सैला। और इसी तरह इसने भी इसको पॉल कहा हुआ है। तो इस तरह से पुरानी जॉब्स के अंदर से बंदे का नाम ढूंढना आसान होता है, लेकिन जिसके पास कोई रिव्यू नहीं है उसका नाम ढूंढना मुश्किल होता है, उसका नाम बल्कि ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि अब इसके पास पता नहीं कितने रिव्यूज हैं, इसके पास यहाँ नजर आ रहा है 3 फीडबैक्स हैं। हम सर्च कर सकते हैं कि इसका नाम मिलता है या नहीं मिलता। अब इसका नाम यूसुफ है, ये देखो इस बंदे ने इसको कहा हुआ है लव टू वर्क विद यूसुफ। This meeting is being recorded. अपने नाम के स्पेलिंग देख के गलत देख के ट्रिगर हो जाए। अब इसके नाम के स्पेलिंग है YOUSSEF, तो बड़े केयरफुली स्पेलिंग लिखने होते हैं। उसका नाम यूसुफ है, लेकिन यूसुफ के स्पेलिंग आपने बड़े तवज्जो से लिखने, ठीक है। इसका नाम यूसुफ है। इसी तरह किसी और क्लाइंट का देखते हैं जिसके पास ऑब्वियसली रिव्यूज होंगे, उसी का ही हम देख सकते हैं। जिसके पास रिव्यूज नहीं है उसका नाम हम नहीं देख सकते। अब इसका नाम देख सकते हैं, हम जाके अभी ढूंढ लेते हैं। इजिप्ट का बंदा चाहिए, इसको ग्रेट एक्सपीरियंस, ये यूसुफ याद है दोबारा, उसी की कोई और जॉब है। ये यूएई का क्लाइंट है। किसी किसी ने यहाँ भी नाम लिखा होता है थैंक्स के बाद,
थैंक्स के बाद अगली लाइन पे उसने अपना नाम लिखा, तो आपको यहाँ से भी पता चल जाता है। अगर यहाँ से पता चल जाए तो आप फिर आपको यहाँ नीचे जाके खपने की जरूरत नहीं, आप सिंपली उसका नाम एड्रेस करके ऊपर उसको राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको ग्रेट क्लाइंट टू वर्क विद मस्ट डीन, इसका नाम है डीन, DEEN, दीन वाला दीन, ये देखो इसने भी दीन कहा वैसे डीन, अब इसका नाम डीन है, आप इसको सिंपली है डीन कह शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नाम ढूंढना भी आ गया, सबको थम्स अप कर देंगे। यहाँ तक कोई भी सवाल है जॉब को लेके, उसको पढ़ने के बारे में, उसको समझने के बारे में, अगर आपका यहाँ तक कोई भी सवाल है तो पूछ लें, अगर नहीं तो फिर मैं आपको आज का लास्ट टॉपिक जो कि है जॉब्स के ऊपर फिल्टर लगाना वो बताऊंगा। प्रपोजल मोस्ट प्रॉब्ली आज नहीं भेजा जाएगा, प्रपोजल हम भेजेंगे कल, लेकिन जॉब पे फिल्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम जो काम कर रहे हैं ये काम हमारा रेलेवेंट, मजीद रेलेवेंट हो जाएगा जब हम फिल्टर लगा लेंगे। जो जॉब्स नजर आना शुरू होंगी आपको वो तकरीबन सारी ही रेलेवेंट हो जाएंगी। मैं अभी बताता हूँ फिल्टर कैसे लगता है। जी नादिया अफसल। मैंने पूछना था कि अभी मैंने एक रिव्यू पढ़ा है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि क्लाइंट लीव्स मी 1 स्टार फीडबैक, तो हमें क्या पहले क्लाइंट का फीडबैक मिल जाता है तब हमारे पास ऑप्शन आता है? फाइवर में तो हमें पता नहीं चलता कि क्लाइंट ने हमें क्या फीडबैक दिया है। जी फाइवर पे नहीं पता चलता, आप वक्त पे पता चल जाता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। चलेगा आपको म्यूट करके। अपवर्क पे भी ब्लाइंड रिव्यू का वैसे सिस्टम है, लेकिन वो हर पे नहीं होता। आई एम नॉट श्योर कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ब्लाइंड रिव्यू सिस्टम, इसको ब्लाइंड रिव्यू कहते हैं। वी क्रिएट अ सिस्टम टू बी डबल ब्लाइंड, ये देखो ना, which feedback won't be visible until both parties provide each other feedback। तो उसने खुद ही अंदाजा लगाया होगा, या तो उस बंदे को मैसेज में कहा होगा कि मैं तुम्हें बुरा feedback दूंगा, जिसकी वजह से उसने पहले ही उसको बुरा फीडबैक खुद ही दे दिया। वरना ब्लाइंड फीडबैक, मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए उन पे मुझे क्लाइंट का फीडबैक उस वक्त तक नहीं नजर आया जब तक मैंने उसको फीडबैक नहीं दिया। तो ब्लाइंड रिव्यू इसके अंदर है, इसको ये कहता है। जी किसी और का कोई सवाल यहाँ तक? कासिम का भी शायद यही सवाल था, कासिम ने कर लिया। किसी और का सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें, अगर नहीं तो मैं फिर अब आपको फिल्टर लगाने का तरीका बताने लगा। ऑल गुड फॉर नाउ? ओके, यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो आप मल्टीपल किस्म की सेव जॉब्स की वो बना सकते हैं, जैसा कि ये देखें मैंने कैसे बनाई हुई है। माई वेब एंड मोबाइल डिजाइन फिल्टर, एक फिल्टर मैंने ये। इसी तरह बिग टिकट वेब एंड मोबाइल डिजाइन क्लाइंट्स, ये फिल्टर बनाया हुआ है मैंने। इसी तरह वेक्टर इलस्ट्रेशन हाई टिकट क्लाइंट्स, वेब डेवलपमेंट हाई टिकट क्लाइंट्स। तो हर चीज का मैंने एक सेव सर्च की हुई है। इससे क्या होता है कि जब मैं कोई लेट्स से बिग टिकट वेब एंड मोबाइल डिजाइन की सर्च करता हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है। बिग टिकट वेब एंड मोबाइल डिजाइन जैसे ही मैंने सर्च किया तो अब ये देखो $30 से $75 की रेट है इसकी। इसी तरह $5 से $100 का रेट है इसका। ठीक है, $45 से $75 की आर्ली जॉब, $30 से $50, $20 से $45, $20 से $45, 20 से 45, 20 से 100, 20 से 45, 15 से 75, 20 से 75। तो मैंने फिल्टर बना के रखा हुआ है कि मुझे वेब एंड डिजाइन से रिलेटेड, वेब एंड मोबाइल डिजाइन से रिलेटेड बड़े बड़े बजट वाली जॉब्स दिखाओ। ठीक है, 20 से 75, 20 से 45, 20 से 45, तो सारी जॉब्स मुझे बड़े बजट वाली नजर आ रही। उनकी स्टार्टिंग कम हो सकती है लेकिन उनकी क्लोजिंग प्राइस हाई है। 20, 45, 45, 52, 60, 50, 45, 45 सारी जॉब। इसी तरह अगर मैं कोई और फिल्टर लगाऊं, अब मैं आपको बताता हूँ, एक दफा पहले देख का मतलब क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा फिल्टर बनता कैसे। इसी तरह मैंने ये बनाया हुआ है जी, वेक्टर इलस्ट्रेशन हाई टिकट क्लाइंट्स। तो वेक्टर इलस्ट्रेशन वाले हाई टिकट क्लाइंट्स नजर आएंगे, $25 से $55। ठीक है, $250 की जॉब, $200 की जॉब, $15 से $30 पर आवर की जॉब, $335 की जॉब, 10 से 35। तो मैंने अपने लिए फिल्टर्स बनाए हैं कि मैं जब जॉब पोस्ट करूँ, जॉब पे अप्लाई करूंगा तो मैं ये वाले फिल्टर, ये सारे, ये कितने फिल्टर है ये देखो, मैं अभी आपको ये 1 बाय 1 लगाने बताऊंगा। ऑर्ली रेट की जॉब $1 से कम ना हो, फिक्स्ड प्राइस की जॉब $100 से $500 की हो, या 500 से 1000 की हो, या 1000 से 5000 की, या 5000 से ज्यादा की, तो 100 से नीचे नहीं नजर आएगी। इसी तरह इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल की जॉब्स दिखाओ मुझे, एंट्री लेवल ना दिखाओ। लेस देन 5 प्रपोजल वाली दिखाओ, 5 से 10 प्रपोजल वाली भी दिखाओ, 10 से 15 वाली, और 15 से 20 वाली भी। 20 से 50 वाली फिल्टर कर दी मैंने कि 20 से 50 वाली मुझे ना दिखाओ। मुझे सिर्फ वो जॉब्स दिखाओ जिन पे पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। मुझे सिर्फ वो जॉब दिखाओ जो कि अमेरिकन क्लाइंट्स ने पोस्ट किए हैं या यूरोपियन क्लाइंट्स ने पोस्ट किए हैं।
मुझे सिर्फ वो जॉब्स दिखाओ जिन पे 4 कनेक्ट्स चाहिए या 6 कनेक्ट्स चाहिए, 2 कनेक्ट्स वाली जॉब मुझे ना दिखाओ। तो इससे क्या होगा कि मुझे सारे के सारे हाई टिकट क्लाइंट आएंगे, और साथ ही साथ मैंने सर्च भी डाली उसके अंदर कि वेक्टर इलस्ट्रेशन का कीवर्ड सर्च करो और ये सारे फिल्टर लगा दो। ठीक है, इसी तरह मैं होम पेज पे जाता हूँ, दूसरी सर्च भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो वेब एंड मोबाइल डिजाइन हाई टिकट थे, ये रहे। अब ये मैंने फिल्टर क्या लगाया कि सबसे पहले तो यहाँ सर्च के अंदर आप वेब एंड मोबाइल डिजाइन की कैटेगरी कर दो, यहाँ सर्च के अंदर कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, वेब एंड मोबाइल डिजाइन की कैटेगरी सेलेक्ट करो, $5000 से बड़े प्रोजेक्ट दिखाओ, $45 से $100 से कम ना दिखाओ, और फिक्स प्राइस भी दिखाओ, ऑरली भी दिखाओ, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट दिखाओ। वही प्रपोजल 20 से 50 वाले ना दिखाओ, उससे कम वाले दिखा दो। पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो, अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट हो, वही वाला तकरीबन सेम है ये फिल्टर, लेकिन ये है किसके लिए, वेब एंड मोबाइल डिजाइन। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक अ फिल्टर। और फिल्टर बनाने का फायदा ये है कि आपकी जॉब्स बड़ी रहेंगी। जहां आपने 50 जॉब पढ़ के एक जॉब सेलेक्ट करनी है, वहीं आप 3 से 4 जॉब्स पढ़ के एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप मजीद 2-3 जॉब्स पढ़ें, एक सेलेक्ट कर लें, फिर मजीद 2-3 जॉब्स पढ़ें, एक सेलेक्ट कर लें। इस तरह आप डेली बेसिस पे 2 प्रपोजल भेजें और 15 दिन आप 2 प्रपोजल भेजें, 30 प्रपोजल में आपको जॉब मिल जाएगी, आई गारंटी। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट क्या है जॉब मिलने की? अब मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। आपको मैंने कहा है 30 प्रपोजल अच्छे आप भेज दें, आपको 30 प्रपोजल में ही जॉब मिल जाएगी। 30 प्रपोजल का मतलब है नंबर 1 कि आप जो भी प्रपोजल भेजें उससे रेलेवेंट पोर्टफोलियो आपके पास बना हुआ हो। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको जब से ट्रेनिंग शुरू हुई तब से पोर्टफोलियो पे काम करने की जरूरत थी, और मैं तब से उस पर बार बार कर रहा हूँ। अगर नहीं की तो आज से शुरू कर दें। 15 दिन में पहले अपना पोर्टफोलियो सेट करें, फिर अगले 15 दिन जो है आप प्रपोजल भेजने शुरू कर दें। 30 दिनों में आपके कोई ना कोई काम इंशाल्लाह आना शुरू हो जाए। ठीक है, दूसरा प्रपोजल हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे है कि आप कितना अच्छा प्रपोजल लिखते हैं और कितने अच्छे सैंपल्स अटैच करते हैं। अगर आपका प्रपोजल अच्छा है तो आपके पास बैज है नहीं है, आपके पास रिव्यूज हैं नहीं, डू नॉट मैटर। अगर आपका प्रपोजल और सैंपल अच्छे हैं तो बिगिनर को भी वो रिप्लाई कर देता है, वो एक्सपर्ट को भी नहीं रिप्लाई करता अगर उसके प्रपोजल और सैंपल नहीं अच्छे होंगे। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई है। मैं पहले भी खैर 10-15 दफा बता चुका हूँ, जस्ट आई वाज जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नया फिल्टर बनाना बताने लगा हूँ कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं फिग्मा और अडोबी एक्सडी में सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने 2 कीवर्ड लिखे हैं, फिग्मा भी लिख दिया, अडोबी एक्सडी भी लिख दिया। तो ऐसी जॉब जिनमें फिग्मा और अडोबी एक्सडी मैंने फिग्मा और अडोबी एक्सडी सर्च किया। क्या हुआ, सिर्फ 472 जॉब्स हैं, जबकि होम पेज पे काफी ज्यादा जॉब्स होती हैं। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं वो बताएगा कितनी जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप कोई भी जेनेरिक कीवर्ड सर्च करें, जैसे कि आप वेब का कीवर्ड सर्च करें, ठीक है, वेब के कीवर्ड पे 33,000 जॉब्स हैं। इसी तरह मोबाइल का कीवर्ड सर्च करें तो 11,000 जॉब्स हैं। लेकिन जैसे ही आपने फिग्मा अडोबी एक्सडी सर्च किया तो 472 जॉब्स लगी। पहली बार पहला काम हो गया यहाँ पर आपका। अब आपने फिल्टर्स लगाने शुरू करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी में पहला फिल्टर लगा दें कि वेब एंड मोबाइल डिजाइन की कैटेगरी ही लगे। ठीक है, आप एक तो यहाँ पे लगा सकते हैं डिजाइन एंड क्रिएटिव, और दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्या होता है वेब एंड मोबाइल डिजाइन। ये रहा वेब एंड मोबाइल डिजाइन। ये आपने दो के इसमें एक तो डिजाइन एंड क्रिएटिव की कैटेगरी लगा दी और दूसरा आपने वेब एंड। अब अगर कोई इन कैटेगरी से अलावा की हुई थी तो वो निकल गई। 472 में से कितनी रह गई, 392। तो मेरी 2 कैटेगरीज लगी और ये देखो साथ साथ फिल्टर बनना शुरू हो गया। डिजाइन एंड क्रिएटिव की और वेब एंड मोबाइल डिजाइन की 2 कैटेगरीज मेरी फिल्टर में अप्लाई हो चुकी हैं। साथ ही मेरा फिल्टर बनना शुरू हो गया। मैं अभी इसको सेव करना भी बताऊंगा। फिर उसने कहा एंट्री लेवल जॉब इसमें 14 है, इंटरमीडिएट लेवल जॉब इसमें 250 है, एक्सपर्ट लेवल जॉब इसमें 128 है। अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कंसिडर करते, ये फिल्टर बना रहा हूं तो मैं आपसे रेलेवेंट ही कीवर्ड्स लगाऊंगा। अगर आप अपने आप को 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप फिल्टर जरूर लगाएं। लेकिन अगर आप 2 साल से कम एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इंटरमीडिएट का फिल्टर लगा दें और एंट्री लेवल का लगा दें। अब आपको एक्सपर्ट जॉब नहीं दिखाएगा वो। तो 350 में से 264 रहेगी जॉब, मजीद कम हो गई। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर पैसों का भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ की जॉब दिखाओ जिसका बजट मिनिमम $10 एन आवर से शुरू होता और मैक्सिमम $40 एन आवर तक जाता हो। बस $50 वाली जॉब मुझे ना दिखाना। इससे क्या होगा, जॉब्स मजीद कम हो जाएंगी। 77 जॉब्स रहेंगी। ठीक है, 40 की बजाय आप 50 कर सकते हैं, ज्यादा कम हो गया 40। $10 से $50 तक की जॉब दिखाओ, बस
77 जॉब्स हैं अभी भी। देखते हैं जरा ये क्यों कम हो रहा है। मुझे समझ आ गई क्यों कम हो रहा है। हम इसको 50 रहने देते हैं। ये इसलिए कम हो रहा है कि बाकी जॉब्स थी फिक्स्ड प्राइस वाली, तो फिक्स्ड वाली भी मैंने सारी नहीं निकालनी, मुझे फिक्स्ड वाली भी दिखाओ, लेकिन फिक्स्ड वाली में मुझे मिनिमम जो है ना वो जॉब कम से कम $30 की हो, इससे छोटी ना हो। ठीक है, 30 से लेट्स से $5000 तक की जॉब दिखाओ बस। ठीक है, तो इससे कम नहीं मुझे दिखानी। अब 30 से $5000 की मैंने एक और फिल्टर लगा दिया। कितनी जॉब्स बन गई? अब 132 जॉब। ऑर्ली रेट की जॉब्स जो 10 से $50 पर आवर देती हैं, और फिक्स प्राइस जो कम से कम $30 देंगी और मैक्सिमम $5000 देंगी, ये भी लग गया। उसके बाद मुझे ऐसी जॉब्स दिखाओ जिन पे लेस देन 5 प्रपोजल गए हैं, डेफिनेटली दिखाओ। मुझे ऐसी जॉब्स भी दिखाओ जिन पे 5 से 10 प्रपोजल गए हैं, डेफिनेटली दिखाओ। मुझे ऐसी जॉब्स भी दिखाओ जिन पे 10 से 15 प्रपोजल गए हैं, डेफिनेटली दिखाओ। मुझे ऐसी जॉब्स भी दिखाओ जिन पे 15 से 20 गए हैं, बिल्कुल दिखाओ। जिस पे 20 से 50 चले गए वो ना दिखाओ, ये जरा ज्यादा होगा। ठीक है, इतने ज्यादा प्रपोजल पे कंपटीशन में पढ़ने से बेहतर है कि आप इतनों में ही रहें। ठीक है, तो लास्ट वाले की बजाय सारे चेक कर दिए। अगर मैं चाहता हूँ ये भी दिखाएं तो फिर क्या चेक करूंगा? फिर कोई मकसद ही नहीं है चेक करने का, क्योंकि आपने तो सारे के सारे ही लगा दिए। अगर सारे आप कोई भी ना सिलेक्ट करें तो बाय डिफॉल्ट सारे ही सिलेक्ट, लेकिन हमने इसको एक्सक्लूड करने के लिए बाकी सारे इंक्लूड कर लिए। अब वो 20 से 50 वाली नहीं दिखाएगा, बाकी सारी दिखाएगा। कितनी जॉब्स रहेगी? 53। अच्छा जी, आगे जाएं। आप कह सकते हैं माय प्रीवियस क्लाइंट या पेमेंट मेथड वेरीफाइड। अगर आप फिल्टर लगाना चाह सकते हैं पेमेंट मेथड वेरीफाइड पे, वो सिर्फ ऐसी जॉब्स दिखाएगा जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। मैं फिलहाल के लिए ये फिल्टर भी लगा रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड भी लगा दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे वो कहता है जी कि ऐसे क्लाइंट दिखाओ जो कि पहले की जिन्होंने कोई हायरिंग नहीं किया आज तक, या 1 से 9 लोगों को वो आज तक हायर कर चुके हैं, या 10 से ज्यादा को हायर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा जो हायर कर चुका है उसका एक्सपोजर काफी ज्यादा है प्लेटफॉर्म पे, और उसको काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है प्लेटफॉर्म की। एज अ बिगिनर वो बंदा आपको कम लिफ्ट कराएगा। तो आप कोशिश करें 9 हायर्स वाला और 1 to 9 हायर्स वाला, ये दोनों फिल्टर लगा दें। देखिए कितनी जॉब्स रह गई हैं, सिर्फ 21 जॉब्स रह गई हैं। ठीक है, 9 हायर्स वाले 10 लोग और 1 to 9 हायर वाले 11 लोग, ये भी लग गए। अब आप लोकेशन का भी लगा सकते हैं, ये भी आप जरूर लगाएं। क्लाइंट लोकेशन का क्या है, मुझे अफ्रीका का बंदा नहीं चाहिए, मुझे या तो अमेरिकन चाहिए या यूरोपियन चाहिए, मुझे एशिया का भी नहीं चाहिए। अब ऑल्दो ये थोड़ा सा वो लगता है, रेसिस्ट फिल्टर लगता है, लेकिन एशिया में इंडिया भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, और ये क्लाइंट जनरली तंग करने वाले होते हैं, इसलिए ये फिल्टर मैं इग्नोर कर रहा हूँ अपने फिल्टर में से। अमेरिका और यूरोप, हो सकता है कि मैं सारे फिल्टर लगाने के बाद इतनी स्पेसिफाई कर लूँ कि मेरी कोई जॉब रेलिवेंट रही ही ना। तो अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफाई हो, जैसे अब ये सिर्फ 11 जॉब रह गई, तो 11 में से हो सकता है मेरी कोई भी ना रेलिवेंट हो। अगर मेरी कोई रेलिवेंट, तो फिर मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी ईज करना शुरू कर दूंगा, किसी किसी फिल्टर को रिमूव करना शुरू कर दूंगा कि नहीं यार ये नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। जैसा कि पेमेंट मेथड नहीं भी वेरीफाइड होगा तो कोई बात नहीं, या फिर 20 से 50 प्रपोजल गए होंगे फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा ईज करना शुरू कर दूंगा अपने क्राइटेरिया। फिलहाल मैं ईज नहीं कर रहा, फिलहाल के लिए मैं स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बना रहा हूँ, और पहले फुल स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया की बेसिस पे देखूंगा कितनी जॉब आती है। प्रोजेक्ट लेंथ, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि लेस देन 1 मंथ हो, ऐसे प्रोजेक्ट जो 1 to 3 months हो, 3 to 6 months, मोर देन 6 months। ये वैसे ही 0 0 है, मैंने इन दोनों के एक्सक्लूड करना था कि इतना लंबा प्रोजेक्ट नहीं पकड़ना, तंग करता है। तो हम फिलहाल के लिए 1 to 3 months या लेस देन 1 month का फिल्टर लगाना है, तो वैसे ही वहां पे ऑलरेडी इसके अंदर है ही 0, तो ये लगाने का कोई मकसद नहीं। आवर्स पर वीक की भी लिमिटेशन लगा सकते हैं, जो कि 30 आवर्स से कम मांगते हैं इस वीक, एक वीक के, या 30 आवर्स से ज्यादा मांगते हैं। एक जॉब ऐसी है और 4 जॉब ऐसी है। अच्छा जी, अब आप कनेक्ट्स का भी फिल्टर लगा सकते हैं। मुझे जॉब्स दिखाओ जिन पे 4 कनेक्ट्स लगने हैं या 6 कनेक्ट्स लगने हैं। ठीक है, जिन पे 2 कनेक्ट्स लगने हैं उन पे मैंने नहीं अप्लाई करना। अब कितनी जॉब रहेगी? सिर्फ 8 जॉब रहेगी। ठीक है, अब ये 8 जॉब क्यों रहेगी जबकि 11 जॉब्स थी, और यहाँ 5 और 3 8, ये 11। तो इसका मतलब है कि कुछ जॉब्स 8 कनेक्ट्स वाली होंगी जो कि फिल्टर में शामिल नहीं है। ये देखो 8 कनेक्ट्स, ये वाली रिमूव कर देगा जैसे ही मैं 6 कनेक्ट्स या 4 कनेक्ट्स करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये नहीं लगा रहा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स भी मैं नहीं लगा रहा। अगर मैं ये लगा दूंगा तो सिर्फ एक ही जॉब बचेगी पीछे, ठीक है, एक ही जॉब बची। ये फिल्टर का मतलब होता है ऐसी जॉब्स जो शुरू में प्रोबेशन पे स्टार्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे स्टार्ट होंगी, और अगर अच्छा काम हो गया तो परमानेंट जॉब में कन्वर्ट हो सकती है। ये सिर्फ वैसी जॉब्स नजर आएंगी। ये वाला फिल्टर बहुत स्पेसिफिक, ये नहीं मैं लगा। अब आप देखें कितनी जॉब्स बची हैं पीछे, 11 जॉब्स। अब 11 जॉब्स को पढ़ना आसान है या 4000 जॉब्स को पढ़ना आसान है? ऑब्वियसली 11 जॉब्स को पढ़ना आसान है, क्योंकि ये 11 ज्यादातर रेलिवेंट होगी, और हो सकता है ना रेलिवेंट हो। तो अगर नहीं रेलिवेंट तो फिर मैं अपने एरियाज को थोड़ा ईज करना शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा इनमें आसानी कर दूंगा उसकी, इतना मुश्किल, इतना टफ क्राइटेरिया नहीं रखूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको सेव कर सकता हूँ सर्च को, और इस सर्च का मैं नाम रख सकता हूँ फिग्मा Adobe XD
नॉर्मल गुड क्लाइंट्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पे अच्छे क्लाइंट्स जो निकले हैं नॉर्मल प्राइस वाले, वो मैंने बनाए हैं। मैंने अपनी मर्जी से इसका कोई नाम रख के इसको सेव कर लिया। अब सेव करने से होगा क्या कि मैं नेक्स्ट टाइम जब अपवर्क पे आऊंगा, 1 मिनट इसको सेव होने दो, ये सारे फिल्टर्स को सेव कर रहा है, ये सेव होगी। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम अपवर्क पे आऊंगा तो मुझे दोबारा से ये सारे फिल्टर टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खोलूंगा तो सेव्ड सर्च मेरी यहाँ पे टोटल खुद ही नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये राजी फिग्मा अडोबी एक्सडी नॉर्मल गुड क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट क्लाइंट, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर लिया। जैसे क्या हुआ, 11 जॉब्स मेरी नजर आना शुरू होगी। अब कल जो नई जॉब्स पोस्ट होंगी वो भी इस क्राइटेरिया पे फिल्टर होंगी, परसों पोस्ट होंगी वो इस पे, कभी आपको इस पे 11 जॉब्स नजर आएंगी, कभी 100 जॉब्स नजर आएंगी, कभी 5 जॉब्स, कभी 2 जॉब्स नजर आएंगी, कभी 0 जॉब नजर आएंगी। ये सिर्फ वो जॉब्स होंगी जो इस पूरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है, जो ये सारे फिल्टर को फुलफिल करती है। जो फुलफिल करेगी वो नजर आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? फिल्टर कैसे बनता है, फिल्टर कैसे लगाते हैं, फिल्टर की क्या साइंस है, ये पूरी बात आ गई तो थम्स अप कर दें सारे बच्चे। अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। चैट भी 1 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ। अभी मैं इन 11 जॉब्स को पढ़ूंगा भी, आज हम इन 11 जॉब्स को पढ़ेंगे, कल फिर हम किसी ना किसी के ऊपर अप्लाई भी करेंगे। फिलहाल मैं पढ़ूंगा जरूर इनको, आपके सामने पढ़ूंगा, आपको समझने का तरीका बताऊंगा। यहाँ तक बता दो कोई सवाल है तो, अभी खुली है, कोई सवाल है तो बता दो। अच्छा जी, सर कनेक्ट्स डिफरेंट क्यों है, किसी पे 8 किसी पे 6? क्लाइंट सेलेक्ट करता है खुद के उसको कितने कनेक्ट चाहिए। सर हम कनेक्ट 4 to 6 ही रखें, लेकिन लाइक हमारे पास तो connect होते हैं जी। आप 4 to 6 भी लगा सकते हैं, इवन आप 2 कनेक्ट्स वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 कनेक्ट्स वाले पे रश ज्यादा होगा। जैसा कि अब ये देखो 2 कनेक्ट्स की जॉब 0 नजर आ रही है। पता क्यों नजर आ रही है 0? क्योंकि मैंने ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया लगा दिए, प्रपोजल भी कम हो गए। अगर 2 कनेक्ट्स वाला लगाऊंगा तो उस पर प्रपोजल बड़े ज्यादा गए, तो इसलिए प्रपोजल वाला मैंने क्राइटेरिया 20 तक मैक्सिमम रखा है। तो 20 तक जो 2 वाल कनेक्ट्स वाली जॉब होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रपोजल जाते हैं, क्योंकि कम कम कनेक्ट्स की जॉब होती है। तो क्लाइंट खुद स्पेसिफाई करता है उसको कितने कनेक्ट स्पेंड करवाने हैं अपने प्रपोजल पे। सेव कैसे किया सर, वो लास्ट वाला रिपीट कर देंगे। ये देखें जो मैंने बना लिया, मैं ये सेव सर्च पे बस क्लिक किया। सेव सर्च पे क्लिक करने के बाद मैंने वहां पे उसका नाम रखा और सेव कर दिया, दैट्स इट, सेव होगी। अच्छा जी, रीजन में अमेरिका यूरोप के अलावा कोई और रीजन ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको रोका नहीं है। मैंने सिर्फ अमेरिका और यूरोप इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जनरली इधर के इलाकों के क्लाइंट्स बेहतर होते हैं। यूरोप में पूरा यूरोप आ गया। ओके सर, गॉट इट, थैंक्स अ लॉट। ओके, वेरी गुड। सबको समझ आ गई है यहाँ तक? फिल्टर क्यों लगाए हैं मैंने, किस तरह से सिलेक्ट किए हैं, और फिल्टर क्यों जरूरी है? ओशनिया ऑस्ट्रेलिया होता ना, नहीं ऑस्ट्रेलिया यूरोप के अंदर ही कवर हो जाता है इस पर्टिकुलर इसमें। देख, अरे भाई आपको ये रीजन्स देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बता रहा है। ये तो न्यू आया, हाउ मेनी कंट्रीज इन ओशिनिया, पहले तो यूरोप में आता था भाई। यूरोप में जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस, यूक्रेन, ग्रीस, ये देखें मेन मेन सारे बड़े बड़े मुल्क जो है ना सारे यूरोप में कवर हो जाते हैं। चलो खैर ओशनिया भी हम लगा लेते हैं, गुड सजेशन। ओशनिया से ये होगा, ये ओशनिया वाले रीजन के क्लाइंट्स भी अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के क्लाइंट अच्छे हैं। न्यूजीलैंड के खैर ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी ठीक है। बाकी ये पूरे जो रीजन है मैं इनको नहीं कर रहा था अभी, ये थोड़े थोड़े मुश्किल मुल्क हैं, लेकिन खैर इट्स ओके।
सारे फिल्टर सर्च टैग के साथ सेव हो जाते हैं। ये सारे फिल्टर आप ये सेव सर्च पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएंगे। अच्छा है, ओके, समझ आ गई आपको। अब ये कितनी जॉब्स बनी है? 12 जॉब। इन 12 जॉब्स को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर हम लेक्चर को करेंगे एंड, और इन की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको। ऐसा क्लियर? प्रोफाइल कितने डेज में अप्रूव हो जाती है सर? 48 आवर्स में। अगर आपको 48 आवर्स में रिजेक्शन की ईमेल नहीं आई तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। दुनिया के मैसेज मुझे क्लास की तरह ही आने होते हैं। अच्छा जी, चैट को मैंने बंद कर दिया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली तो उसने मुझे दे दी डिजाइनर, ठीक है, तो ये तो मेरे से रेलेवेंट। फिग्मा की कीवर्ड यूज की हुई थी और अडोबी एक्सटी की भी यूज की हुई थी, ठीक है। उसने क्योंकि कोई ड्रिबल का लिंक सेंड किया जिसमें अडोबी एक्सटी का आ गई, तो इसलिए ये तो रेलेवेंट नहीं है। ये क्या जी? ट्रैवल रिकमेंडेशन ऐप, अडोबी एक्सटी, फिग्मा, मोबाइल डिजाइन, आईफोन डिजाइन, यूआई डिजाइन। इसमें उसने कोई भी, और पीछे जाओ, इसने उसने कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं डाला हुआ जो हमारे से इररेलेवेंट हो। लेट इट लोड। देखो, ये कोई भी फिल्टर ऐसा नहीं है वन जॉब फाउंड। कौन सा फिल्टर इसने अंदर ऐड कर दिया? आईफोन यूआई डिजाइन वाला, इसको रिमूव कर दे तो यार ट्रैवल वाली ये नहीं। तो इससे इसको अब मैं पढ़ सकता हूँ। पहली बात तो टाइटल इसका है ट्रैवल रिकमेंडेशन ऐप, अडोबी एक्सटी, यूआई, फिग्मा, $100 स्पेंड किया है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, 10 से 15 प्रपोजल गए हैं, 4 कनेक्ट्स लगेंगे, यूएस का बंदा है, $10 से 15 एन आवर की जॉब है, इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए, 21 घंटे पहले पोस्ट हुई है, 30 आवर्स अ वीक की कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। अब ये सारे इसके फ्लैग्स फिलहाल के लिए ग्रीन फ्लैग हैं। सारी की सारी जो चीजें हैं अभी तक ग्रीन फ्लैग का मतलब कि सारी चीजें मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक है। 3 जॉब्स पोस्ट की हैं, 1 ओपन है, 2 पे हायरिंग कर चुका है, जिसका मतलब है हर जॉब पे हायरिंग कर लेता है। यूएस में एडिसन में रहता है, 7:53 हुए हैं इसके मुल्क में, $185 स्पेंड किया है, 2 हायर्स, उनमें से 0 एक्टिव है। इसका नाम नहीं मिलेगा क्योंकि इसको फीडबैक नहीं मिला, लेकिन इसने लोकेशन में कहा है कि इंडिया का बंदा चाहिए इसको। है इस तरह की, जब इस तरह की रिक्वायरमेंट हो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान उनके हिसाब से पास पास ही है, और आप कह सकते हैं कि यस आई स्पीक हिंदी, क्योंकि हिंदी भी मिलती जुलती है। इसने इंडिया का बंदा पता क्यों मांगा? क्योंकि इसको थोड़ा सस्ता चाहिए बंदा। मैं क्योंकि इसने जो रेट रखा है ना $10 से 15, इतने में इसको यूएस का बंदा नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बुरा रेट नहीं है फॉर बिगिनर, और समबडी जो कि 1 साल का एक्सपीरियंस रखता है उसके लिए भी बुरा नहीं है ये रेट। लेकिन एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो मुझे अभी नजर आया है इसके, इसने ये सामने पूछा, इंक्लूड अ लिंक टू योर गिटहब प्रोफाइल। तो गिटहब तो हमारी नहीं, तो डेवलपर की होती है। ऊपर इसने डेवलपर नाम भी नहीं लिया, यहाँ पे अचानक से गिटहब का पूछ लिया इसने। गिटहब इज लाइक अ पोर्टल वेबसाइट फॉर डेवलपर्स। गिटहब इज लाइक Behance फॉर डेवलपर्स। उस पे उनके कोड्स पड़े होते हैं कि उन्होंने ये कोड किया हुआ, तो हम इसको गिटहब की बजाय Behance का लिंक भेज सकते हैं। What frameworks have you worked on? Describe your approach to testing and improving QA. ये सारे के सारे डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। या ये बंदा स्टूपिड या कोई पोस्ट नहीं करना आई, क्योंकि इसने जॉब जितनी भी पोस्ट की है उसमें Adobe XD, फिग्मा की बात करता है, फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, लेकिन उसके बाद ये प्रोटोटाइपिंग की बात करता है, तो इनविजन की बात करता है। नहीं, ये बंदे ने क्वेश्चन बिल्कुल रेलिवेंट नहीं पोस्ट किए, तो ये दिस इज अ बिग रेड फ्लैग, इसलिए मैं इस जॉब पे नहीं अप्लाई करूँगा। निकाल दो इसको, छोड़ दो, अगली जॉब पे चलते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यही कहा कि हम 11 जॉब्स को पढ़ेंगे, 13 जॉब्स को, और देखते हैं कि कोई रेलेवेंट नजर आता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, यूआई यूएक्स, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, मोबाइल डिजाइन, यूजर इंटरफेस, ये इसकी कीवर्ड्स हैं। स्पेंड किए हैं, 10 से 15 प्रपोजल किए हैं, 6 कनेक्ट स्पेंड होंगे, $200 का बजट है, जॉब है,
फिक्स्ड प्राइस की जॉब है। अच्छा, क्वेश्चंस क्या हैं? डू यू हैव योर एक्सपीरियंस विद स्टॉक मार्केट फाइनेंस ऐप? हैव यू वर्कड विद अ 2 कॉलम एंड लेफ्ट नेविगेशन डिजाइन? देखो ये दोनों, अब देखो बड़ा स्पेसिफिक सवाल, वो कुछ भी पूछ सकता है क्लाइंट, इसलिए लोग पूछते हैं कि डिजाइन इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं। अब ये डिजाइन इंटरव्यू है एक किस्म का, लेकिन ये कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड सवाल पूछा है, क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट और फाइनेंस ऐप से? अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक मार्केट या फाइनेंस ऐप का कोई वेबसाइट डिजाइन नहीं है, तो फिर आपको इस जॉब पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका है तो आप कह सकते हैं यस आई क्रिएटेड दिस वेबसाइट फॉर अ स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन, फॉर अ फाइनेंस एप्लीकेशन, आई एम अटैचिंग सम स्क्रीनशॉट्स, यू कैन हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड हाउ आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डोमेन। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इसको इग्नोर करें। दूसरा, हैव यू वर्कड विद अ 2 कॉलम एंड लेफ्ट नेविगेशन डिजाइन? 2 कॉलम एंड लेफ्ट नेविगेशन का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे इसके मेन्यू लगे होंगे इस तरह से, जिस पे क्लिक करेगा वो पेज यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए कहते हैं लेफ्ट नेविगेशन। एक नेविगेशन होगी, 2 कॉलम, एक तरफ नेविगेशन होगी, एक तरफ डिजाइन होगा। जैसे कि अब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं रोजगार, तो टॉप पे नेविगेशन है, ये बटन सारे टॉप पे हैं, जिस पे क्लिक करता हूँ वो स्क्रॉल करके उधर चला जाता है। व्हाट इफ के ये पूरा मेन्यू लेफ्ट साइड पे पड़ा होता, फिक्स होता, मैं जिस पे क्लिक करता वो यहाँ पे स्क्रॉल होकर निकलता, इसको कहते हैं 2 कॉलम लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू। इस तरह का भी कोई सैंपल आपके डिजाइन में नहीं होगा, ना इस तरह का होगा, तो इसलिए आप इस जॉब पे नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह कस्टम वेबसाइट रीडिजाइन और इम्प्रूवमेंट, अब इसको CRM और CIO, साइबर सिक्योरिटी, एग्जिस्टिंग फाइल, XD, फिग्मा, ऑल इन वन, UX राइटिंग, वू कॉमर्स, वर्डप्रेस, वेब डेवलपमेंट, ये देखो ये सारा कुछ HTML डेवलपमेंट की जॉब है। देख के पता चल गया। तरह ये विक्स है, हमने पहले इग्नोर कर दी। UX डिजाइनर, वेब कार मार्केट प्लेस। अच्छा जी, इसको UX का ही काम चाहिए और इसको वायर फ्रेमिंग वगैरह, फिग्मा वगैरह ही मेंशन कर रहा है ये। यार एक तो ये फिल्टर में ऐड हो जाता है, मुझे बकवास लगता है ये सिस्टम। पीछे जाओ भाई, ये देखो ये जॉब है। अब इस जॉब, ये स्पेन का बंदा है, इसने 2 जॉब्स पोस्ट की और दोनों ही ओपन पड़ी हैं। इसका भी 0% हायर रेट है। फरवरी में इसने साइन अप किया है, 6 कनेक्ट से स्पेंड करवाएगा आपके। नया बंदा है, ठीक है, और स्पेनिश बोलने वाला बंदा चाहिए। और लोकेशन में इसने कहा या स्पेन का हो, या वेनेजुएला का हो, या पोर्टोरिको का हो, या पीरो का हो। ये देखो ना, इस वजह से हम इस पे नहीं बिड करेंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन और लैंग्वेज के क्राइटेरिया को हम नहीं फुलफिल करते। ऑल्दो ये जॉब हमसे काफी ज्यादा रेलेवेंट थी। आगे चलें, ये भी देख लिया वेब फ्लो, अनदर टेक्नोलॉजी। वेब फ्लो क्या होता है? वेब फ्लो होता है कि डिजाइन को, Adobe XD या फिग्मा के डिजाइन को एक फंक्शनल वेबसाइट में कन्वर्ट करना बगैर किसी कोडिंग के। वेब फ्लो का एक पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा प्लेटफॉर्म है, जिसको सीखना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, और उसके ऊपर वेब फ्लो के टूल के ऊपर जाके वेबसाइट्स बनती हैं। उनको बंदा इंटरेस्टेड है, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है, तो उसको वेब फ्लो सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। लेकिन अब ये नहीं कि सारे बच्चे इसी के पीछे लग जाए। ये एक न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और जो बंदा फिग्मा या Adobe XD जानता है उसको सीखना मुश्किल नहीं है, उसके लिए ये आसान है। मुझे नहीं आता, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जिनको आता है। वेबसाइट विजुअल डिजाइनर क्रिएटिव, अब इसको वेबसाइट के विजुअल्स ही चाहिए। ये बंदा US का है, $0 इसने स्पेंड, 8 कनेक्ट्स लगेंगे, आपके पेमेंट मेथड है, और कलर थ्योरी, स्टाइल गाइड, लोगो डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, सारी की सारी जो बातें कर रहा है ये उसी से रेलेवेंट है। अब इसको आप पढ़ सकते हैं। I need a website designer. I've tried to get a website built, but I need the assets designs. I need someone who has worked with Adobe Creative Cloud. I need someone who has worked with Adobe XD और Figma. इसको आप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका रिव्यू बहुत गंदा है। ये देखो, हर बंदे का कोई ना कोई आपको रेड फ्लैग नजर आएगा। इसने एक क्लाइंट के साथ काम किया, एक फ्रीलांसर के साथ काम किया, लेक्चर के साथ, और उसको इसने बैड रिव्यू दिया। इसकी इंग्लिश नहीं अच्छी, इसका काम नहीं अच्छा, इसका ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, 2.5 स्टार का रिव्यू दिया उसने, इसको 3 स्टार का रिव्यू दिया। अब ये एक ही बंदे एक्सपीरियंस की बेस पे आई कांट जज हिम, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, क्योंकि जो बंदा 1 को बुरा रिव्यू दे सकता है वो 2 को भी दे सकता है, वो 3 को भी दे सकता है। तो इसलिए इसको भी नहीं हम बिड करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर तो हमारे लिए सारे के सारे जॉब्स को रिजेक्ट ही करवाई जा रहे हैं, तो हम अप्लाई किस पे करेंगे? तो यही तो सारी साइंस है कि सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है पहले सिलेक्ट करना कि किसको अप्लाई करना है, क्योंकि अगर सारी चीजें नहीं अलाइंड होंगी तो बिड करने का फायदा नहीं है। बिड करके वेस्ट करना कनेक्ट्स कोई फायदा ही कोई नहीं डेली का, क्योंकि देखो आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? आपके पास दिन में 6, 7, 8 घंटे तो होते हैं ना कम से कम काम करने के लिए। अगर आप बैठ के जॉब्स को पढ़ते रहें, अगर आप जॉब सिर्फ फाइंड करने में जिस पे अप्लाई करना है घंटा, तो कोई बड़ी बात नहीं।
1 घंटा लग गया, 1 घंटा अप्लाई करने पे लग गया, नो प्रॉब्लम। 2 घंटे लगे, 1 जॉब पे अप्लाई हो गया। इसी तरह शाम को 2 घंटे लगाएं, 1 जॉब पे अप्लाई करते हैं। 2 जॉब्स का डेली अप्लाई, ठीक है। 15 दिन 2 जॉब्स का अप्लाई करें, लेकिन उसके पीछे पूरी रिसर्च होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर में और परसों आपको रिसर्च करना बताया है कि हाउ टू सेलेक्ट अ जॉब। वंस यू हैव सेलेक्टेड द जॉब, अब मैं आपको कल बताऊंगा कि उस जॉब पे प्रपोजल कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक की पूरी साइंस आपको समझ आ गई, आज हम कोई जॉब अनफॉर्चुनेटली नहीं सेलेक्ट कर पाए क्योंकि हमारे फिल्टर कोई ना कोई नहीं मैच हो रहे थे। इंशाल्लाह कल कोई एक आध को मैच करके उस पर लिखेंगे प्रपोजल। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे प्रपोजल राइटिंग की पूरी साइंस। आज तक अगर आपको जॉब की फिल्टर्स की समझ आ गई है, जॉब को स्टडी करना, उसमें से ढूंढना कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको, जिनको देख के आप डिसाइड करते हैं कि आपने करना है या नहीं करना, उनमें फिल्टर्स कौन से हैं, उनमें पैरामीटर्स कौन से हैं, उनमें आपको रेड फ्लैग्स जो मैंने बताए वो कौन से हैं कि देख के आपको लगे कि नहीं ये बंदा या तो रिव्यू अच्छा नहीं देता, या हायरिंग रेट बहुत थोड़ा है इसका, या ये पैसे बहुत थोड़े दे रहा है, या इसने कोई स्पेसिफाई कर दिया जर्मनी का बंदा चाहिए, जर्मन स्पीकिंग चाहिए, स्पेनिश स्पीकिंग चाहिए, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं इसको नहीं करना। आपके सारे के सारे स्टार्स अलाइन होंगे, जो आपकी हर चीज आपकी के मुताबिक हो जाएगी तो ही आप बिड करें। इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्राइटेरिया फाइंडिंग जॉब्स, ऑफ स्टडीइंग जॉब्स, ऑफ रीडिंग देम, अगर ये बात सिर्फ समझ आ गई है कि आप जॉब्स को कैसे नेविगेट करते हैं और उनमें से कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो थम्स अप कर दें। हमारा मकसद यही था। अगर आपको नेविगेट करना आ गया और जॉब्स को रिजेक्ट करना आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ सीख लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। पता चल जाए आपने कि जॉब पे अप्लाई करना है या नहीं करना, क्योंकि इससे आपके कनेक्ट भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे। जब आप अप्लाई करते हैं और रिप्लाई तो आप डिमोटिवेट होते हैं। जब आपने जॉब देखी और आपको आपके फिल्टर्स के मुताबिक वो नहीं पूरी उतरी, तो आप डिमोटिवेट कभी भी नहीं होंगे जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे फिर आप डिमोटिवेट होंगे, लेकिन अक्लमंदी से जॉब सेलेक्ट करके अच्छे से अप्लाई किया तो इंशाल्लाह डिमोटिवेशन वाले पॉइंट पे नहीं जाने देंगे। नहीं जी, अब जिसका भी सवाल है हैंड रेज कर ले। सारिश मुस्तफा का सवाल है, और भी किसी का सवाल है तो हैंड रेज कर ले, वरना लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड है। सर मैंने आपसे पूछना था, सारिश। ये जो अभी आप जो पढ़ रहे थे वो ये था पोस्टेड 25 डेज अगो, तो मोस्टली मुझे लगता है जो क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं तो इन्हें तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो बाद में जॉब क्लोज भी नहीं करना करते। चाहिए। आई और एग्री विद यू। मैंने, आई एम सॉरी, ये देखा ही नहीं। पोस्ट 25 डेज अगो मैंने देखा ही नहीं। ये भी पोस्ट 20 डेज अगो है, ये भी 19 डेज अगो है। जो कि हफ्ते से पुरानी जॉब होगी है ना, उस पर नहीं आपने अप्लाई करना। 7 डेज आपका मैक्सिमम है। 7 डेज से ज्यादा पुरानी जॉब पे नहीं अप्लाई करना। आई एम सॉरी, मैंने वो चीज नोट ही नहीं की। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के शुरू में पहले इस बात करेंगे। और हम अपने फिल्टर्स को अंडरस्टैंड किया। आज से एक बड़ी मेजर अंडरस्टैंडिंग हमारी, या हमारी मेजर फाइंडिंग ये है कि जब आप बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा देते हैं तो आपकी जॉब बहुत ज्यादा फिल्टर होकर आ जाती हैं और बहुत थोड़ी जॉब बचती हैं। इतनी थोड़ी जॉब नहीं, कम से कम 50-60 जॉब्स तो हो ना। 50-60 जॉब में से फिर जॉब सेलेक्ट करना जरा आसान होगा। 13 जॉब्स बहुत कम है और फिर सारी जॉब्स पुरानी है। जी बेटा। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे अपवर्क पर भी पोर्टफोलियो का सेक्शन होता है, तो हम बिहेंस का लिंक अपना सेंड करेंगे या फिर वही जो अपवर्क, जब हम सेंड करते हैं प्रपोजल तो वो तो हमारी सारी पोर्टफोलियो और सारा कुछ हमारी प्रोफाइल शो कर देता है, तो हमें चाहिए कि हम बिहेंस का भी साथ में अटैच करें। मैं आपको एक, हम प्रपोजल भेजेंगे तो एक, जब आप प्रपोजल भेज रहे होते हैं ना, जैसा कि इसको मैं प्रपोजल भेजूंगा, जैसा कि लेट्स से इसको मैं प्रपोजल भेजना है, जब मैं इसको प्रपोजल लिखूंगा अप्लाई पे क्लिक करके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप 10 फाइल अटैच कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपवर्क के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो नहीं है जो आपने अपनी प्रोफाइल पे ऐड किया, वो जो आपने बीएस पे ऐड किया, वो है जो आप प्रपोजल भेजते हुए उसके सैंपल्स के साथ अटैच करते हैं। जब आप प्रपोजल भेजते हैं वहां ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे 10 सैंपल्स अटैच कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन अटैचमेंट्स का, कि आप यहाँ पे अप टू 10 फाइल्स अटैच कर सकते हैं और वो 25 MB से कम होनी चाहिए हर फाइल। जो आप यहाँ पे अटैच करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो है, क्योंकि वो आपकी फाइल के साथ, आपके प्रपोजल के साथ नजर आएगा और क्लाइंट उसको देख के डिसाइड कर सकता है कि आपको हायर करना है या नहीं करना। तो आपका जो यहाँ अपलोड करना है आपने, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी आपके Behance पे अच्छा है या नहीं है, उसका लिंक आपको अटैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हर प्रपोजल के साथ आपको उससे रेलेवेंट सैंपल्स अटैच करने की एक्सेस दी जाती है। ओके सर, और सर इसमें हम इमेज वगैरह या पीडीएफ फाइल भी अटैच कर सकते हैं? इमेजेस और पीडीएफ यहाँ पे अटैच होती हैं, लेकिन हर फाइल का साइज 25 MB से कम होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। इकरा का सवाल हो जी। इकरा। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर मैंने ये पूछना था कि जैसे अब हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उसमें जैसे हम क्लाइंट को वीडियो बना के मतलब प्रोटोटाइपिंग हर चीज दिखाते हैं, तो अगर इसमें क्लाइंट ने वही क्वेश्चन पूछा हो तो हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर दूसरी चीज ये कि फाइवर पे जैसे हमने पहले क्लाइंट का रिव्यू शो नहीं होता, तो लास्ट टाइम मैंने एक ऑर्डर कंप्लीट किया तो उसमें क्लाइंट ने ना मुझे रिव्यू अच्छा दिया हुआ था, एक्सीलेंट वर्क का, और टिप भी देके गया, लेकिन रेटिंग उसने 3 स्टार दी है। कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फाइवर स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज पे काम करता है और इस तरह की चीज़ों में वो हेल्प नहीं करता आपकी। अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वार्निंग भी भेज सकता है। तो जो रिव्यू आज उसी पे सब्र करें। सर मैंने ये पूछना था कि कुछ जॉब्स के अंदर उन्होंने लिंक दिया होता है जिसमें वो किसी फॉर्म पे नेविगेट कर रहा होता है या कोई फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं, तो सर इसका क्या पर्पस होता है? हमें लिंक्स पे क्लिक करके वो कर देना चाहिए फिल? अगर तो क्लाइंट कहता है कि किसी और वेबसाइट पे आके अप्लाई करो या ये फॉर्म फिल करके अप्लाई करो, तो बिल्कुल भी नहीं करना आपने। लेकिन अगर उसने कोई सैंपल का लिंक दिया है कि ये देखो इस तरह का डिजाइन करना है, और या फिर ये वाला लिंक खोल के देखो, आप लिंक खोल के एटलीस्ट जरूर देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। अगर तो वो लिंक वहां पे जॉब अप्लाई करने का लिंक है, वो आपको job.com पे, indeed.com पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कहीं ले जाता है कि यहाँ पे जॉब अप्लाई करो, तो आपने नहीं करना। लेकिन अगर वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछता है वहां पे और वो आपकी हेल्प करता है, एज इन आपको रिक्वायरमेंट नहीं, वो आपसे पूछता है, आपको दिखाता है, सैंपल दिखाता है, कोई लिंक इसलिए भेजा उसने कि आपको वो सैंपल दिखाए, फिर आप उसको डेफिनेटली ओपन करके देख सकते हैं। सर गूगल फॉर्म वगैरह जैसे दिया होता है तो ईमेल वगैरह नहीं शायद वो मांगते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेजना। अगर वो गूगल फॉर्म तक कैसे फिल करा रहा है तो जी आप सर, ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ, और अब्दुल खालिक का लास्ट सवाल लेके हम लेक्चर एंड कर देंगे। 7 नंबर हो गए हमारे। जी सवाल अब्दुल खालिक, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो बस आपने वो कर दिया, थम्स अप कर दिया। अस्सलाम नहीं जी, वालेकुम। जी जी बेटा, सवाल है? जी सर। सर सवाल ये है, मैं आज एक गिग बनाई, तो जी जी गिग बनाने के पब्लिश करने के 35 मिनट बाद एक मैसेज आया क्लाइंट का। वो क्लाइंट है स्वीडन से। अच्छा उसने मुझे एक लिंक भेजा वेबसाइट का। उस पे जब गया तो लैंग्वेज वेबसाइट की जरा डिफरेंट थी, अच्छा। और क्लाइंट कहता है कि जूम की एक मीटिंग मेरे साथ लो। अब क्या करूं? वेबसाइट जब आप उसको कोई मैं कहा कि पहले से। जी सर। किसी और जुबान की वेबसाइट खोलते हैं तो वहां टॉप पे गूगल का ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट कर लें, आपको इंग्लिश में नजर आना शुरू हो जाएगी वेबसाइट। फिर आप डिसाइड कर लें कि उफ। आपको देखने में वो स्कैम तो नहीं लग रहा। अगर नहीं स्कैम लग रहा तो आप उसके साथ, वैसे मैं जूम मीटिंग नहीं रिकमेंड करता टू बिगिनर्स, मुझे तो जूम मीटिंग की इजाजत फाइवर वालों ने दी हुई है। लेकिन अगर आपके पास फाइवर का बिल्ट इन जूम मीटिंग का ऑप्शन नहीं आया हुआ चैट में और वेब पेज के ऊपर, उस पर ऑर्डर पेज पे, तो फिर आप मीटिंग ना करें उसके साथ। उससे कहें कि प्लीज मुझे रिक्वायरमेंट यही। मीटिंग का ऑप्शन सर कहाँ पे शो होगा? चैट के अंदर, नीचे चैट के अंदर। मैं आपको उसकी ना एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ क्विकली, आप जरा वेट करें। क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है या इनबॉक्स में है क्लाइंट? मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है इनबॉक्स में, इनबॉक्स। इनबॉक्स में। जब आप इनबॉक्स में होते हैं, किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, तो आपके जी पास, सर। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दूँ। Then, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है चैट विंडो का। जब आप चैट यहाँ लिखना, नीचे ये वीडियो का बटन आ रहा है। अगर आपके पास ये वीडियो बटन नहीं आ रहा तो फिर आप उससे वीडियो मीटिंग ना करें। अगर आ रहा है तो आप इस वीडियो मीटिंग पे बटन पे क्लिक करें, तो उसको इनवाइट चला जाता है जूम मीटिंग का, आप उसको ज्वाइन कर लें। क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकता है वो, आप वो जूम का लिंक जो है वो फाइवर वाला ही है, वो फाइवर उसको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है उस मीटिंग को। और अगर आप उस पर कोई ऐसी बात नहीं करनी कि मुझे अलहदा डायरेक्ट पेमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अगर वो कहे तो आप उसे कहें आई एम सॉरी। नंबर 1। नंबर 2, ओके सर। अगर जब आपकी जूम मीटिंग हो जाए और उससे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिस्कस हो, तो आपने फौरन से 1 या 2 लाइंस का समरी कि आपकी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, आपने चैट में उसको भेज देनी है कि दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड, ताकि फाइवर को पता चले कि आपने क्या डिस्कस किया। दूसरा, ठीक फाइवर सर। को आपकी वीडियो से भी पता चल ही जाना है क्योंकि वो रिकॉर्ड हो रही है। जी सर। अच्छा सर, इंग्लिश थोड़ी है टूटी फूटी, टूटी फूटी तो इंग्लिश में मैं भी कहा वीडियो पहले वैसे ऑर्डर क्लाइंट वार्डर बता है दूंगा। नहीं, तो अगर क्लाइंट ने आपको वेबसाइट का लिंक ऐसा भेजा जिस
इंग्लिश बाय डिफॉल्ट नहीं लगी हुई तो उसकी इंग्लिश भी टूटी फूटी जी होगी। सर। जी उसका तो सिर्फ बेसिक ही है, उसकी मैं प्रोफाइल जब देखी तो वहाँ पर लैंग्वेज बेसिक था। हाँ तो वो उसको भी टूटी फूटी आती होगी, उससे ना परेशान हो। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। यूर वेलकम। जज़ाकल्लाह। ओके जी, यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। बच्चों ये था आज का लेक्चर अपना, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, आप सब कल बात होगी और हम प्रपोजल राइटिंग की बात करेंगे। आई सी यू गाइस टुमारो। फी मान अल्लाह, हाफिज़।